कर रहा हूँ और उसके बाद अच्छा, पिछली क्लास में जो हमने कवर किया था उसको कोई रिवाइज करना चाहेगा? सर आप रिवाइज करवा दें। ओके। काफ़ी लोगों ने देख रहा हूँ मिस की थी क्लास से, तो खैर ज़्यादा परेशान हो। ये सारे रेपोजिटरी के अंदर सारा कोड पड़ा हुआ है, ठीक है। जितनी हमारी ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं उनमें 1 2 3 के नाम से, और उसके जितने स्टेप्स हमने कवर किए वो सारे आ रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे नोटेड है कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या किया था, स्टैटिक साइट टाइप्स। इवन थोड़ा सा ये टेक्निकल था, लाइक ये सर ने हमें भी नहीं कवर करवाया था। अच्छी चीज़ है कि आपको एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए। सिंपल था। इसमें आ जाता हूँ, पहले प्रीवियस इस पे आ जाता हूँ। इस पे हमने क्या देखा था कि टाइपस्क्रिप्ट के अंदर 2 तरह की टाइप्स होती हैं। एक होती है इंस्टेंस साइट और दूसरी होती है स्टैटिक साइट। तो जो नॉर्मली हम काम कर रहे थे वो इंस्टेंस साइट के ऊपर थे, यानी कि हम इंस्टेंसेस बनाते थे, क्लासेस वगैरह और नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं। इस तरह से दूसरी जो होती हैं वो स्टैटिक टाइप्स होती हैं, ठीक है। जिस तरह आपने देखा होगा स्टैटिक टाइप्स कैसे कॉल करते हैं, क्लास का नाम डॉट लगा के उस प्रॉपर्टी का नाम को कॉल करनी होती है, तो वो क्लास इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं होती, हम डायरेक्टली ही उस वैल्यू को एक्सेस कर पाते हैं और उसको स्टेट को प्रिजर्व भी कर पाते हैं। प्रिजर्व से मेरी मुराद है कि मतलब एक दफ़ा कॉल इनिशियलाइज की, आपने कोई उसमें वैल्यू चेंज की तो वो परसिस्ट रहेगी, चेंज नहीं होगी, ठीक है। उसी तरह से आप दूसरी जगह पे उसी तरह कॉल कर सकते हो जैसे वेरिएबल में कॉल करते हो। इसी तरह से उस पर कोई कैलकुलेशन लगानी हो क्लास के अंदर, या आप वट एवर जो भी आपके पास लॉजिक है, बिजनेस लॉजिक है, वो कर सकते हैं। मेन मकसद ये था कि आप एक तो इंस्टेंस साइड होती है, लाइक जो इनिशियलाइज करते हैं क्लासेस को, इनिशियलाइज करने की जरूरत होती है। दूसरा ये है कि इनिशियलाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सिंपल ट्रैक यूज कर लेते हैं। जैसे ये कंस्ट्रक्टर बना था बेनाम कंस्ट्रक्टर, यानी कि देखें ना, लिखा नहीं हुआ कंस्ट्रक्टर, जस्ट न्यू कीवर्ड से एक कोई सिग्नेचर रिटर्न हो रहा है, फंक्शन का सिग्नेचर के वो आवर मिनट ले रहा है और उसके टाइप का क्लॉक इंटरफेस, ठीक है। और इसी तरह से स्टैटिक के लिए दिखाया था न्यू, सेम वही क्लास बना के, और जब हम उसको इस्तेमाल करने पे आए तो हमने एक इंटरफेस बनाया, ठीक है। सिंपल इंटरफेस में कहा कि करंट टाइम डेट होगी, और क्लॉक के अंदर हमने ये न्यू के साथ इनिशियलाइज किया और कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, ठीक है। तो ये एक दूसरा तरीका था। तो ये इसके हवाले से थी चीज़ें, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, जस्ट ये दो नाम याद रखने हैं कि एक होती है इंस्टेंस साइड और स्टैटिक साइड। इम्प्लीमेंट करें ना करें वो नो प्रॉब्लम, जब आप बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे जाएंगे तब जाके ये यूज़ करेंगे, ठीक है। तब तक वैसे भी समझ आ जाएगी इनको इस्तेमाल कैसे करना है, ये चीज़ें हैं क्या, ठीक है। फास्टनेस आपको आइडिया होना चाहिए, ये चीज़ है। दूसरे नंबर के ऊपर था हाइब्रिड टाइप्स। हाइब्रिड टाइप्स में हमने देखा कि एक ही प्रॉपर्टी या एक ही कुछ चीज़ जो है ना, ये मतलब क्लास बना रहे हैं, इंटरफेस बना रहे हैं, वो तीनों तरह का बिहेवियर दे रही है, लाइक एज अ फंक्शन भी, ठीक है, एज अ प्रॉपर्टी भी, और उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्ट भी कह लें, एज अ ऑब्जेक्ट भी। तो उसके अंदर कोई फंक्शन बना सकते हैं, प्रॉपर्टी कॉल कर सकते हैं, और उसका अपना खुद का, ये देखें इसका डिफॉल्ट फंक्शन होगा ये, यहाँ पे जैसे सी को डायरेक्ट कॉल भी कर रहे हैं, ठीक है, इनिशियलाइजर के बाद। अच्छा, इसका मैं थोड़ा स्टेप क्लियर कर देता हूँ। जैसे काउंटर की हमने एक बनाया इंटरफेस, सी की टाइप दे दी काउंटर, ठीक है। सी में एक फंक्शन रख दिया, जस्ट ये वही नेम्ड फंक्शन नहीं है, एनोनिमस फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन, और उसको इस प्रॉपर्टी के अंदर स्टोर कर दिया और एज के जरिए इसको किया, यानी कि एज अ टाइप असर्शन, यानी कि ये जो फंक्शन है इसको हमने कहा कि इसकी टाइप क्या होगी, काउंटर, ठीक है ना। मतलब क्या कहते हैं, जबरदस्ती की है इसके ऊपर कि एज काउंटर ये फंक्शन होगा और एज अ काउंटर होगा, उसको सी में स्टोर कर दिया, ठीक है। तो जब भी हम सी को डायरेक्ट कॉल करेंगे तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, यानी कि इस फंक्शन को असाइन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसमें इंटरवल डाल रहे हैं तो इंटरवल की वैल्यू डायरेक्ट असाइन हो रही है। रीसेट का तो देखें वही रीसेट का फंक्शन जैसे ऊपर हमने किया है, लेकिन इसमें हमने एज नहीं लगाया, असर्शन नहीं की है। वैसे ही रीसेट एक फंक्शन था, ठीक है, वो वॉइड रिटर्न, यानी कि उसकी रिटर्न टाइप थी वॉइड। तो इसी तरह से ये फंक्शन और इसकी रिटर्न टाइप वॉइड है, यानी कि जस्ट ये कंसोल पे प्रिंट करवा रहा है या लॉग करवा रहा है रीसेट। एग्जाम्पल में हमने देखा कि सी को कॉल के वैल्यू पास की तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। इस तरह से रीसेट का फंक्शन तो वो रीसेट वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, और वैल्यू प्रिंट करवाना चाहे तो वो इंटरवल की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। जैसे ये हाइब्रिड से मेरा नाम ही जा रहा है ना, हाइब्रिड, हाइब्रिड में सारी चीज़ें मिक्स आ जाती हैं। तो हाइब्रिड टाइप्स आर यूजफुल व्हेन वर्किंग विद थर्ड पार्टी जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज। ये अहम पॉइंट था कि जब हम किसी दूसरे की बनाई हुई लाइब्रेरी को इस्तेमाल करते हैं अपने कोड के अंदर तो उसमें ये यूजफुल होता है, ठीक है। कि एक प्रॉपर्टी हमारे लिए वो कंस्ट्रक्टर भी बना रही होती है, प्रॉपर्टी असाइन कर लेते हैं उसमें, फंक्शन भी बना रखे हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ जाती है चीज़। तो जस्ट नाम से देखना, मतलब ये लंबे टॉपिक्स नहीं है, जस्ट नाम ही हम देख रहे हैं।
स्टैटिक और साइट होती हैं, इंस्टेंस साइट होती हैं। इस तरह से एक इंटरफेस जो है वो हाइब्रिड भी हो सकती है उसकी टाइप। फिर इसी तरह से क्लासेस एज इंटरफेस, मैं ज़रा जल्दी-जल्दी से कवर करना चाहता हूँ ताकि कम टाइम में हम ज़्यादा चीज़ें कवर कर लें, मतलब वो जो मेन पॉइंट है उस पे आ जाए। अच्छा, क्लासेस एज इंटरफेस से क्या मुराद था कि जो हम क्लास बनाते हैं वो हमारे लिए टाइप भी प्रोवाइड कर रही होती है खुद से। टाइप कह लें या इंटरफेस कह लें, प्रोवाइड कर रही होती है। लाइक यहाँ पे एक पॉइंट क्लास बनाई थी हमने, ठीक है? हमने पॉइंट से पॉइंट 3D एक्सटेंड किया और उसमें एक एक्स्ट्रा वैल्यू दे दी, ठीक है ना? जो मतलब उसको इसको मॉडिफाई किया या ओवरराइड किया। तो पॉइंट 3D के अंदर उसकी टाइप क्या हो रही है? पॉइंट 3D, ठीक है ना? तो यहाँ पे ये एक्सटेंड जो हो रहा है ये टाइप एक्सटेंड हो रही है क्योंकि ये इंटरफेस है ना, इंटरफेस ये बनाया है। तो इसमें से ये इंटरफेस से इंटरफेस एक्सटेंड कर रहा है, ये क्लास एक्सटेंड नहीं कर रहा, ठीक है? तो इसमें ये ऑब्जेक्ट स्टोर कर रही है इस टाइप का। इसी तरह से कार, इसमें मेक और मॉडल है। तो यहाँ पे देखें माई कार की टाइप क्या है? कार, और उसमें ये ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहे हैं। अच्छा, आप फॉर इंस्टेंस इसको छोड़ें, अब एक दफ़ा ये इग्नोर करें और इतनी चीज़ को देखें, ये तो सिंपल एक ऑब्जेक्ट नहीं, इसमें की और वैल्यू आ रही है। और माई कार हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, मतलब वेरिएबल बनाया है, उसकी टाइप क्या होगी? कार, और कार दरअसल क्या है यहाँ पे? क्लास। तो यहाँ पे वो एज़ अ बिहेव कर रही है, टाइप कह लें या इंटरफेस कह लें, ऐसा इंटरफेस बिहेव कर रही है, ठीक है? तो माई कार की टाइप क्या होगी? कार, ये स्ट्रक्चर होगा, उसमें मेक ये है, मॉडल ये है। तो इट मीन्स कि ये जो हम क्लास बनाते हैं, ये एक वक़्त में 2 तरह की बिहेवियर दे रही होती है, यानी कि क्लास भी होती है, इसको इनिशियलाइज़ भी कर सकते हैं और ये हमें टाइपिंग भी प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक है? इसी तरह से कार2 के अंदर जैसे ये कंस्ट्रक्टर बना दिया हमने, तो अब ये देखें न्यू के साथ हमने इनिशियलाइज़ कर दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना हुआ था। इसमें कोई न्यू से कॉल करते तो इसका कंस्ट्रक्टर नहीं था ना, इसको आप कोई पैरामीटर नहीं दे सकते थे। यहाँ पे आपको पैरामीटर देने पड़ेंगे, ठीक है? न्यू से इनिशियलाइज़ किया और फिर उसको कहा कि इसकी टाइप क्या होगी? वही चीज़ होगी। इनिशियलाइज़ होने के बाद टाइप तो यही बनेगी, राइट? कार2। तो माई कार2 की टाइप क्या हो जाएगी? कार2, न्यू से इनिशियलाइज़ करके उसको उसी के अंदर स्टोर कर दिया। सेम वही चीज़ है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट डायरेक्ट आ रहा है इसमें इनिशियलाइज़ेशन के बाद जाना, ठीक है? तो ये क्लासेस एज़ अ इंटरफेस बिहेवियर भी दे रही थी। मेन पॉइंट यहाँ पे यही था, क्लासेस एज़ अ इंटरफेस। इसके बाद आते हैं डेकोरेटर्स। ये थोड़ा-सा अहम पॉइंट था, मतलब एक डिफरेंट चीज़ थी थोड़ी-सी हट के। इसमें क्या था कि हम एक ऐसा फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है? जिसको किसी फंक्शन के स्टार्ट पे कॉल करें और वो उस फंक्शन की फंक्शनैलिटी को मॉडिफाई कर दें। ठीक है? जो एक्चुअल फंक्शनैलिटी है उसको मॉडिफाई कर दें या उसमें जो भी चेंज करना चाहते हैं, कर सकें। तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया है, सिंपल एक फंक्शन है समझिए। ये एक पैरामीटर ले रहा है टारगेट और की, और टारगेट लेने के बाद उसकी प्रोसेसिंग करता है और एक नया फंक्शन रिटर्न कर देता है, ठीक है? तो बाकी ये उसका प्रोसेस है, ये आपके बिज़नेस लॉजिक के मुताबिक। बात वही है ना कि यहाँ पे आपको जिस तरह से रिक्वायर्ड इफ एल्स लगानी है या जो भी रिक्वायर्ड होती हैं चीज़ें, वो आपने यहाँ पे हैंडल करनी होती है, ठीक है? इसमें क्या करता है, वो टारगेट लेता है और टारगेट को मॉडिफाई करके वो मॉडिफाइड टारगेट जो है वो रिटर्न कर देता है। अच्छा, इसको यूज़ कैसे करते हैं? हमने देखा कि एट द रेट सिंबल जो होता है, इससे यूज़ करते हैं। देखिए, ये जो फंक्शन का नाम बनाया है ना ये वाला, इसके स्टार्ट में एट द रेट लॉग लगाएँगे, तो इसके बाद वाला जो क्लास होगी या प्रॉपर्टी होगी या जो भी चीज़ होगी, इस फंक्शन के अंदर पहला पैरामीटर ये पूरे का पूरा फंक्शन जाएगा, ठीक है? ऑटोमैटिकली ये समझ लीजिए, यानी कि लॉग फंक्शन को हमने डायरेक्ट कॉल किया है, ऐसे लिख दिया, तो इसका जो टारगेट आ रहा होगा वो ये क्लास होगी, ठीक है ना? यानी कि ये कह लें कि आप ये चीज़ जो है इसको पकड़ा रहे हैं कि आप इसके साथ जो तुमने करना है करो और फिर वापस में मुझे एक जो मतलब तैयारशुदा क्लास है वो मुझे वापस कर दो, ठीक है? तो इसीलिए इसको डेकोरेटर कहते हैं, यानी कि ये फंक्शन को डेकोरेट करने के लिए या उसमें मॉडिफिकेशन करने के लिए आसान कर इस्तेमाल करना आसान है, सिंपल है। एक फंक्शन डिक्लेयर किया और जहाँ पे इस्तेमाल करना है उसके स्टार्ट में बस ये लगा दिया, ठीक है? तो इसमें देखा बट अच्छा, प्रोटोटाइप हमने देखा था कि वो ये यहाँ पे ये जावास्क्रिप्ट का कंसेप्ट था। प्रोटोटाइप माने कि बेसिक कोर कंसेप्ट है। जावास्क्रिप्ट टोटली सारी इसी के ऊपर बेस करती है, प्रोटोटाइप के ऊपर, ठीक है? लाइक आप कुछ भी चीज़ बनाते हो, कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो या अरे बनाते हो या वेरिएबल बनाते हो, ठीक है? तो उसके अंदर प्रोटोटाइप इसका मौजूद होता है। हाँ, जब आप किसी एक ऑब्जेक्ट को या एक वेरिएबल को जैसे एक ना रीजनल के अंदर टारगेट को स्टोर किया है ना, तो इसका प्रोटोटाइप इसके अंदर कॉपी नहीं होगा, ठीक है? इसका प्रोटोटाइप प्रोटोटाइप मीन्स कि जो इसकी ओरिजिनल बैकएंड के ऊपर लॉजिक है, वैल्यू तो कॉपी हो जाएगी, ठीक है? लेकिन ओरिजिनल वैल्यू जो प्रोसेस जो है, वो इसमें कॉपी नहीं होगा। तो उसको प्रोसेस करने के लिए हमने वैसे लिखा था f.prototype, ओरिजिनल का प्रोटोटाइप जो है डायरेक्ट इसके प्रोटोटाइप में असाइन हो जाए, ठीक है? मॉडिफिकेशन के बाद या इसके फंक्शन लिंकिंग के बाद।
तो इस पे आप ऐसे कुछ भी रिसर्च कीजिए, लाइक अगर जिन्होंने कर ली हुई है वो अगर अपना कोई रिव्यू देना चाहें तो ये बता सकते हैं इसमें। कोई एक्स्ट्रा चीज़ या कोई इस चीज़ में समझ ना आ रही हो जब आप एक्सप्लोर कर रहे थे तो वो पूछ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो डेकोरेटर मीन्स डेकोरेटर कैन बी यूज्ड टू एनोटेट अ क्लास, प्रॉपर्टी, मेथड और पैरामीटर। तो यहाँ से हमें समझ में आता है हम क्लास को स्टार्ट में भी डाल सकते हैं, प्रॉपर्टी के स्टार्ट में भी, और मेथड और पैरामीटर के स्टार्ट में भी, ठीक है। तो किसी को भी कर सकते हैं। और एट द रेट इसके मतलब रिप्रेजेंटेशन चाहिए एट द रेट डेकोरेटर का नाम, ठीक है। और ये इसे इसके बाद वाला जो कोड होगा इस पे अप्लाई हो जाता है। इसके बाद हम डेकोरेटर आर्गुमेंट्स पे आते हैं। ये क्या था कि इसमें हम आर्गुमेंट्स भी पास कर सकते हैं, ठीक है। चीज़ वही है, लेकिन यहाँ पे हम कोई कंडीशन लगाना चाहें, ठीक है, कोई कंडीशनल बेस या कुछ और एक्स्ट्रा चीज़, यानी कि जब हम डेकोरेट कर रहे हो तो कोई वेरिएबल पास करना चाहें, तो यहाँ पे हमने वही उसी तरह से डेकोरेटर बनाया। अच्छा, एक और चीज़ है, ये जो डेकोरेटर आर्गुमेंट्स वाले में हमने देखा ना, इसको फैक्ट्री भी बोलते हैं, डेकोरेटर फैक्ट्री, ठीक है। डेकोरेटर फैक्ट्री ये क्या करता है, ये दरअसल खुद डेकोरेटर नहीं है, ये आपकी प्रॉपर्टी या जो आपने कंडीशन डाली होती है वो लेकर प्रोसेस करता है और एक डेकोरेटर ही रिटर्न करता है, ठीक है ना। ये फैक्ट्री जो है ये एक डेकोरेटर रिटर्न करती है। तो जब ये डेकोरेटर रिटर्न करेगी वो ऑटोमेटिकली इस पे अप्लाई हो जाएगा, ये यानी कि इसी लाइन पे रिटर्न होगा ना, इसी लाइन पे ये डेकोरेटर रिटर्न होगा ये वाला। तो ये डेकोरेटर उसी तरह से अप्लाई हो जाएगा जिस तरह हमने पिछले में देखा कि वो टारगेट ले रहा है और की ले रहा है, ठीक है। अच्छा, टारगेट वो उस एलिमेंट और की उसका नाम है। जस्ट ये टाइपिंग से बचने के लिए एरर आता है अक्सर, आप यहाँ पे ना लगाएं तो वो एरर देता है कि ये प्रॉपर्टी मिसिंग आ रही है। तो उससे बचने के लिए हमने, हालांकि हम इसको यूज नहीं कर रहे, लेकिन अगर इन केस आपको यूज करना हो कि ये किस प्रॉपर्टी पे अप्लाई हो रहा है वो लॉग करवानी हो, तो जैसे इसकी प्रॉपर्टी का नाम क्या, पर्सन, तो की के अंदर ये नाम जा रहा होगा ऐसा की स्ट्रिंग के तौर पर, की इसकी पर्सन होगी, और बाकी का जो सारा कोड है या इम्प्लीमेंटेशन है वो सारी टारगेट के अंदर जा रही है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे हमने जस्ट इसको कंसोल पे लॉक करवाया, जस्ट चेक करने के लिए कि ये काम कैसे करता है, यहाँ ये वर्क भी कर रहा है या नहीं कर रहा। तो जब ये अप्लाई होगा ये कंसोल पे ये टारगेट और फिल्टर अप्लाई कर देगा, ठीक है। फिल्टर वही चीज़ है जिससे हम इफ एल्स लगा सकते हैं, यहाँ जो भी कंडीशन हो, जैसे यहाँ पे हमने व्हेन प्रॉपर्टी के अंदर एक नेम जीशान पास किया कि जब जीशान हो तब क्या करना है, तो वो यहाँ पे आप कैच कर सकते हैं कि नेम के अंदर क्या वैल्यू आ रही है, उसकी बेस के ऊपर इफ एल्स लगा ले, जो भी कंडीशंस लगानी है वो यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये वही सिंपल सी चीज़ थी। अच्छा, यहाँ पे हमने एक देखा था ये इंस्टेंस ऑफ एज ए, जैसे हम टाइप ऑफ चेक करते हैं ना किसी वेरिएबल की, तो ये भी बहुत कॉमन यूज होता है जब हम कोई लाइब्रेरी यूज करते हैं या थोड़ा सा मतलब कोड को हम बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड का, तो उसमें हम चेक लगा लेते हैं कि जो भी वेरिएबल या जो भी ऑब्जेक्ट आप इनिशियलाइज कर रहे हो, चेक लगाना हो कि ये कौन सी क्लास से आ रहा है, ठीक, उसका बिहेवियर चेक करना हो। लाइक यहाँ पे जैसे मी इंस्टेंस ऑफ अ पर्सन, तो ये ट्रू रिटर्न कर दिए, ठीक है। अगर ये पर्सन ना होता कोई और क्लास होती, यहाँ पे आप चेक लगाते कि ये क्या इस क्लास का ऑब्जेक्ट है, इस क्लास का इंस्टेंस है, ठीक है। तो उस पर चेक लगा, सेम एज जैसे टाइप ऑफ हम चेक करते हैं, अगर स्ट्रिंग है तो ये कर दो, अगर नंबर है तो ये कर दो, इस तरह की कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सेम यही कीवर्ड है इंस्टेंस ऑफ, राइट। अच्छा, ये थे हमारे पिछली क्लास के टॉपिक्स। इस पर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो बोले, फिर नेक्स्ट मूव होते हैं। सिंपल याद रखने की चीज़ यही है कि नाम आपने बस याद रखने, जरूरी नहीं है कि आप अभी से इसको इम्प्लीमेंट करें, लेकिन आप ट्राई करके देख सकते हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा हो, लाइक आप यूज कर सकते हैं एग्जिस्टिंग कोड के अंदर, तो आप करें। बाकी आपको कोई प्रेशराइज नहीं कर रहा है कि ये चीज़ें लाजमी ही करें, राइट। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास के अंदर जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो रिफ्लेक्शंस का होगा। पिछले वाले टॉपिक्स में कोई क्वेश्चन तो नहीं है? देख लें, मैं मूव हो रहा हूँ आगे, तो अभी भी क्वेश्चन है तो पूछ लें। ओके, अच्छा, यहाँ पे हम ना जस्ट एक लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लें, ठीक है, रिफ्लेक्ट मेटा डेटा के नाम से। ये एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी है। ये जो लाइन ये सिर्फ एक रिप्रेजेंट कर रही है टाइपिंग के लिए, एक एडिशनल हमने लाइन ऐड की है। ओके, मैं थोड़ा सा लाइन को रैप कर लेता हूँ जी। अच्छा, दैट प्रोवाइड्स एडिशनल टाइप इन्फॉर्मेशन। जस्ट एक लाइब्रेरी इंस्टॉल की हुई है, पैकेज डॉट जेसन के अंदर भी लिस्ट कर दी हुई है रिफ्लेक्ट मेटा डेटा, ठीक है। आप इसमें npm आई करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगी। वो तो आपने देख लिया होगा कैसे हम इंस्टॉल करते हैं या कैसे ऐड करते हैं। सो
ये लाइब्रेरी क्या काम करती है, ये हमें जो हम प्रॉपर्टीज वगैरह यूज करते हैं ना उसका मेटा डेटा निकाल के सर ये देती है। करके मेटा जरा डेटा दिखा दें। सॉरी जी क्या बोल रहे थे, सॉरी मैं समझ सर नहीं ये पाया। जरा एक दफ़ा एक दफ़ा करके दिखा दें सर, क्योंकि मैं लास्ट क्लास में कर नहीं था। किस तरह यानी कि इसको इंस्टॉल करते हैं। ओके ओके, अच्छा मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। मैं सिंपलेस्ट तरीका बता देता हूँ। मसलन आप यहाँ पे पैकेजेस के अंदर फॉर इंस्टेंस ये लाइब्रेरी ना होती, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ नाम को, रिफ्लेक्ट मेटा डेटा, ठीक है। ये डिपेंडेंसीज मैंने खत्म कर दी, सेव किया। अब मिसाल ये है कि ये आपका पैकेज डॉट जेसन ना खाली है, वैसे ही ना इसमें कोई डिपेंडेंसी वगैरह नहीं है। बाकी ये तो आप जब npm एडिट करते हो तो उस वक्त ये फाइल आपको बनी बनाई मिल जाती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे pnpm यूज कर रहा हूँ, राइट। तो ये सेम लाइक एज npm ही है। तो pnpm मैं अपनी जस्ट डेवलपमेंट स्पीड को बढ़ाने के लिए जस्ट ये यूज करता हूँ, ठीक है। तो इसमें आप लिखेंगे pnpm इंस्टॉल, सिंपल आप आई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लाइब्रेरी का नाम जो आप लाइब्रेरी इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, ठीक है। सेम प्रोसीजर वही फॉलो होगा इसमें। ओके, तो यहाँ पे देखें, आई थिंक आई हैव डन रॉन्ग। ओके, मैं इसको फिक्स करता हूँ बाद में। पहले सबसे पहले आप सीडी करें, सबसे पहले इस ट्रैक्टरी के अंदर आना है, हमने 01 रिफ्लेक्शन के अंदर आना है। तो मैं सबसे पहले आता हूँ ऑनलाइन क्लास, हमारी ये 4th क्लास है, इसके अंदर हमारा टॉपिक है 01 रिफ्लेक्शन, यानी कि जिस डायरेक्टरी के अंदर आपने अपना मेन कोड रखा हुआ है ना उस कोड के अंदर आना है, जहाँ पे पैकेज डॉट जेसन फाइल बनी होगी, इसी सेम डायरेक्टरी सर के जी अंदर। ये pnpm इंस्टॉल रिफ्लेक्ट ये क्या था? यार ये हम जो है ना रिफ्लेक्शन को समझने के लिए जस्ट एक पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। जिस तरह नॉर्मल हम कोई भी पैकेज जैसे चार्ट इंस्टॉल किया या इनकलर इंस्टॉल किया, इसी सेम वही चीज़ है, ठीक है। तो ये जस्ट समझ लें एक पैकेज है फॉर इंस्टेंस। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर कर दूँ। अक्सर जो बिगिनर्स हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं मतलब चेक करने में कि क्या हम राइट डायरेक्टरी के अंदर हैं। तो यहाँ पे आप डायर लिख के चेक कर सकते हैं, डायर लिख इसे के हम npm जो से अगर भी कर विंडोज के सकते अंदर हैं। है। जी जी हाँ, npm से सेम 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 प्रोसीजर फॉलो हो रहा है। तो इसमें कंफ्यूज ना हो, ठीक है। pnpm हो, npm हो या yarn आप यूज कर रहे हो, जिस कीवर्ड वहाँ पे चेंज हो जाता है, yarn के लिए ऐड का कीवर्ड है, तो वो आप डॉक्यूमेंटेशन में, यानी जिन लोगों को पता है वो सारी बात वो कर ही लेंगे जब वो yarn यूज करेंगे। तो लेकिन सर npm और बेस्ट कौन pnpm सा है? सेम ही है जी। तो बेस्ट कौन सा है? ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम के ऊपर, या आपके लॉजिक। आप इसके ऊपर रिसर्च कीजिएगा ना कौन सा बेस्ट है। वैसे नॉर्मली आप npm ही यूज करते हैं, ठीक, npm। मैं अपने लिए जस्ट ओके। बता रहा हूँ कि मैं जस्ट npm यूज करूँ ताकि मैं फास्ट कर सकूँ, यहाँ टाइम ना लगे, राइट। अच्छा, मैं दोबारा से बताऊँ यहाँ से हमने छोड़ा था। अगर सर एक आपने चेक क्वेश्चन करना हो है कि आप राइट, जी जी जी। सर, पैकेज का साइज तो सेम रहेगा ना, तो हम npm से करें या फिर npm जो भी आप यूज कर रहे हैं, तो उससे फास्ट कैसे होगा? बिकॉज साइज तो सेम ही रहेगा पैकेज। डाउनलोड जल्दी हो ओके जाएगा या फिर कैसे, मतलब डेवलपमेंट फास्ट कैसे होगी? ओके ओके, चलो मैं जवाब देता हूँ। और किसी और का क्वेश्चन है? ये सेम क्वेश्चन है, किसी और को इस बारे में कंफ्यूजन है तो हम इस पे जी यस डिस्कशन सर, कर लेते जी हैं। जी सर, कंफ्यूज है। जी सर क्वेश्चन यही ओके है कि ओके आप npm और pnpm को जो है कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हाँ, ओके 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 कूल। अच्छा, जब हम npm यूज करते हैं ना तो ये सारे पैकेजेस को उसी डायरेक्टरी के अंदर डाउनलोड करता है, ठीक है। फ्रेश डाउनलोड करता है। ये जो नोड मॉड्यूल के नाम से आपका फोल्डर बन रहा होता है ना यहाँ पे, ठीक है। इसमें जो पैकेजेस हैं, मैं npm की बात कर रहा हूँ पहले, npm की, राइट, npm। तो ये क्या काम करता है, ये आपके लिए सारे पैकेजेस फ्रेश डाउनलोड करता है, ठीक है। अच्छा, तो जब भी आप ये कमांड चलाएंगे तो जारी बात आपका इंटरनेट भी उसी वक्त, आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर उस वक्त अच्छा होना चाहिए ताकि ये पूरे पैकेजेस फ्रेश डाउनलोड कर सके, ठीक है। अच्छा, अब मैं आता हूँ pnpm में, और इसमें क्या होगा। pnpm क्या करता है कि सेम वही npm वाला काम है, ठीक है, npm वाला काम है, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा एफर्ट करता है कि आपका ये जो पैकेजेस होता है ना, एक इसका लोकल पे स्टोर बना देता है, मतलब मेन के अंदर एक डायरेक्टरी बना देता है, ठीक है। आपके मेन ड्राइव के अंदर एक सेपरेट डायरेक्टरी बना लेता है, उसमें करता है डाउनलोड,
और डाउनलोड करने के बाद इस नोड मॉड्यूल के अंदर उसका शॉर्टकट बना देते हैं। शॉर्टकट की भी दो किस्में होती हैं, एक जो हम ऐसे एक्सप्लेन करूंगा कि सिंपल जैसे शॉर्टकट होता है, ठीक है, सिंपल शॉर्टकट, और एक होता है डीप या उसको हार्ड लिंक भी कह लें या सॉफ्ट लिंक कह लें, ठीक है। सॉफ्ट लिंक में सिंपल शॉर्टकट जैसे हम नॉर्मल पीसीज के अंदर आपने देखा हो ना, शॉर्टकट कॉपी पेस्ट करने के अंदर भी शॉर्टकट बना लेते हैं। यहाँ पे वो हार्ड लिंक करता है इसको, ठीक है, हार्ड लिंक से शॉर्टकट बनाता है। आपका जो पैकेज डाउनलोड हो चुका है वो आपके मेन डायरेक्टरी के अंदर है, उसका शॉर्टकट यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो अब जब आप दोबारा से देखें ना, मैं पैकेज इंस्टॉल करने के लिए आया तो ये दोबारा से डाउनलोड नहीं होगा, ठीक है ना। देखें pnpm इंस्टॉल, तो ये दोबारा से डाउनलोड नहीं हुआ, डायरेक्टली उसने पिक किया है, देखें डाउनलोडेड 0 आ रहा है, डायरेक्टली इसने स्टोर से पिक किया है सेम वर्जन अगर पड़ा हुआ है तो उसको यूज कर लिया। तो यहाँ पे देखें रीयूज्ड 1। इसमें एक और फायदा भी हो जाता है कि जब आप काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स रख रहे हैं ना, मिसाल ये यहाँ पे हम जैसे हर क्लास के लिए देखें पैकेज इंस्टॉल करने हो, तो मैं क्या करूंगा, यानी कि हर क्लास के अंदर क्या npm लिखता रहूंगा, लाइक हर मींस के हर प्रोजेक्ट के अंदर या हर रेपोजिटरी के अंदर, ठीक है, हर फोल्डर के अंदर एक नोड मॉड्यूल का मुझे रिक्वायर्ड है फोल्डर, ठीक है, इस तरह सेपरेट चाहिए हर चीज के लिए। तो क्या मैं बार बार npm रन करता रहूंगा, ठीक है ना। उसमें एक तो स्पेस का मसला, मेरी हार्ड ड्राइव जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही होगी, ठीक है, हर के लिए एक कॉपी नहीं बन रही होगी, और इंटरनेट का भी यूज हो रहा होगा, ठीक है, मीन्स रिसोर्सेज का काफी आता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल केसेस के लिए प्रॉब्लम नहीं करता, जब आप 1 2 3 प्रोजेक्ट्स पे काम करें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा लार्ज प्रोजेक्ट्स हों तो उसके लिए फिर ये एक इशू आ रहा है। तो उसका उन्होंने सोल्यूशन दिया पीएनपीएम ने क्या किया कि वो जो आप एक दफा पैकेज देखें डाउनलोड कर लिया, उसको स्टोर कर लिया, जब दूसरी दफा मैं इंस्टॉल करने आऊंगा तो वो उसी का लिंक दूसरे प्रोजेक्ट में बना देगा, मतलब शॉर्टकट ही बन रही है ना, मेरी स्पेस की बचत हो रही है और इंटरनेट की भी बचत हो रही है। तो मेरा ख्याल पॉइंट आप गेट कर पाए हैं यहाँ पे। जी सर, थैंक यू सर। एक और Yes, क्वेश्चन sir. है इसी के ऊपर। ओके ओके, क्वेश्चन पूछें। सर जैसे आपने कहा कि मतलब कि फोल्डर के अंदर हम एक बार npm से इंस्टॉल कर लें और उसके बाद हम कहीं यूज़ करना चाहें तो हम सिंपल ये जो pnpm है ना, इससे हम उसको डायरेक्ट मतलब कि डाउनलोड के बगैर यूज़ कर सकते हैं। हम्म, तो इसके लिए हमारा मतलब अगर हम नोड मॉड्यूल्स को जो हमारा रूट फोल्डर है उसमें एक बार npm से इंस्टॉल कर दें तो फिर सब फोल्डर के अंदर उनको एक्सेस कर सकते हैं थ्रू pnpm से। हाँ, उसको आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ी, लेकिन नहीं, यहाँ पे मैं रूट फोल्डर, इस रूट फोल्डर की बात नहीं कर रहा, अच्छा मैं ड्राइव की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आपका मेन ड्राइव है ना, यहाँ पे जैसे मैं सी ड्राइव के अंदर हूँ, तो यहाँ पे सी ड्राइव के अंदर, ओके मैं दिखा भी देता हूँ भी अगर पॉसिबल हो, तो यहाँ पे ओके, सी ड्राइव के अंदर नहीं बनाएगा डायरेक्ट, ये आपके यूजर फोल्डर के अंदर बनाएंगे। ओके, अगर आप सी ड्राइव के अंदर काम कर रहे हैं तो वो यूजर फोल्डर में बनाएगा, अगर आप किसी दूसरे लोकल ड्राइव में काम कर रहे हैं तो वो उस लोकल ड्राइव के रूट के अंदर बना देगा, यानी कि एक हिडन फाइल होगी या हिडन फोल्डर होगा, ठीक है। ये उसकी बैकग्राउंड की लॉजिक है, आप इस पे थोड़ा सा सर्च भी कर लीजिएगा, ठीक है, और इसका दिखेगा फैक्ट, मतलब ये क्या करता है, खुद चलिए से ठीक हो कीजिएगा गया ट्राई, सर। अगर स्टिल अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए। बाकी ये दोनों में यानी कि ये जस्ट डिफरेंस है, यानी कि ये हमारी स्पीड और इन्हेंसमेंट की। और इसके अलावा अगर आप सर्वर्स के ऊपर जाए ना तो वहाँ पे भी ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो मिसाल आप अपना खुद का सर्वर बनाना चाह रहे हैं तो उसमें देखो कितने हज़ारों की तादाद में प्रोजेक्ट्स आ रही होंगी, यानी वेबसाइट्स आ रही होंगी, तो उसमें भी पीएनपीएम जो है ना वो ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लाइक प्रेफर किया जाता है उसमें, क्योंकि होता ही है ना कि एक दफ़ा सेटअप हो गया, बार बार आपको लोड नहीं करने की जरूरत नहीं पड़ती। सर्वर पे भी तो लोड पड़ रहा है ना इनके, जहाँ से ये पैकेजेस डाउनलोड हो रहे हैं उन पर लोड पड़ता है, सिस्टम के ऊपर लोड पड़ता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं, यानी कि जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करें तो उसमें प्रॉब्लम आती है। ओके सो सर, थैंक यू। यहाँ पे आपके लिए सिंपल यही है कि आपने सिंपल ये कमांड लिखनी है, ठीक है, पैकेज का नाम देना है, आपके उसी फोल्डर के अंदर ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। ये एक चीज़ थी। अच्छा एक काम और करते हैं, मैं ये लॉग फाइल भी डिलीट करता हूँ, दोबारा से करूँगा। ये लॉग फाइल इसलिए होती है, ये आपको लॉग कर देता है ना आपकी वर्जन्स वगैरह, ये वो आपने पहले से इंस्टॉल कर लिया। ओके, अब मैं दूसरा से इंस्टॉल करके देखता हूँ। ओके, अब इसने नई लॉग फाइल बना दी है, ठीक है, लॉग फाइल के अंदर उसने वर्जन को लॉग कर दिया है, ठीक है, और उसका हैश वगैरह, यानी कि ये सिक्योरिटी के जितनी भी चीज़ें, ये हमारे वैसे काम की जरूरत नहीं, हमें इसको टच भी नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपको ज़्यादा कुछ शौक है ना, लाइक चीज़ें एक्सप्लोर करने का या इंजीनियरिंग करने का डीपली, तो आप इसको चेक कर सकते हैं।
अच्छा, अदरवाइज सेकंड ये है कि हमने इसको इंस्टॉल कर लिया, ठीक है, पैकेज को, और आई थिंक ये उसके रूट में डाल रहा है, मुझे इसको रीलोड करना है। ओके, ओके, ठीक हो गया। अच्छा, अभी ये एरर इसलिए आ रहा था क्योंकि ये डिपेंडेंसी के अंदर लिस्ट नहीं आ रही थी, ये उसके गलती से मेरे से रूट में चला गया, यहाँ पे ये मेन जो पैकेज लिस्ट है ना, ये इसमें लिस्ट हो गया होगा ये, राइट? तो इस वजह से ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी क्योंकि मैंने मेन रूट में इंस्टॉल कर दिया था। मॉडर्न एक्सपेक्टेड, आपको कोई कंफ्यूजन ओके, है? प्लीज जय कौन बोल रहा है? अगर कंफ्यूजन है तो बोलो भाई। अच्छा, हम या मेन पॉइंट पे आते हैं। ये ज़्यादा लंबे टॉपिक्स नहीं है, हमने जस्ट मेन इसमें जेनेरिक्स वैसे कवर करना था, तो मैंने कहा यार सारा कवर करना चाहिए जब हमने कवर करना ही है। फिर ये सर वो confusions आपसे होगी ज़्यादा। पूछ रहा था कि आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा ठीक हो गया, cool। मुझे तो भाई बहुत सारा कंफ्यूजन है। तो अच्छा, आगे चलते हैं। रिफ्लेक्शन हम जस्ट ये देखेंगे कि लास्ट क्लास में जैसे हमने वो डेकोरेटर्स आपने देख लिए, ठीक है, लास्ट सेक्शन में क्लास 3 के अंदर डेकोरेटर्स और डेकोरेटर आर्गुमेंट, ठीक है, ये कुछ उस तरह से ही है, लेकिन इसके लिए हम एक लाइब्रेरी एक्सटर्नल यूज कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट मेथड डेटा। अच्छा, ये लाइब्रेरी हमारे लिए क्या करेगी? पहले नंबर पे तो वो लाइब्रेरी हमने वो पाथ इंक्लूड किया, उसको रेफरेंस दिया है, ठीक। आप एज इट इज यहाँ से कॉपी कर सकते हैं या जस्ट ये समझ सकते हैं कि हम जस्ट रेफरेंस दे रहे हैं इसको, ठीक है, एक टैग के जरिए। और स्टार्ट में देखने कमेंट डाले हुए हैं। तो अच्छा, एक और यहाँ पे मैं एक मजे की चीज बता दूं, जो हम सबसे पहला कमेंट देते हैं ना किसी फाइल के अंदर, इसको डॉक स्ट्रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डॉग स्ट्रिंग। डॉक स्ट्रिंग। इस पे थोड़ा सा सर्च कीजिएगा, ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी, यानी कि ये किसी लाइब्रेरी के हम डिटेल देना चाहेंगे तो इसको बोलते हैं डॉक स्ट्रिंग। मैं यहाँ पे जस्ट वैसे लिख रहा हूँ तो आप इसको देख लिए, बल्कि कंप्लीट लिख ही देता हूँ। फर्स्ट कमेंट ऑफ एनी फाइल डॉक स्ट्रिंग। ओके, तो ये थोड़ा सा खुद से देख लीजिएगा। ये यहाँ से मुझे बात याद आई कि जब सबसे पहला हम कमेंट देते हैं उसको डॉक स्ट्रिंग देते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने जस्ट रेफरेंस दिया है, ठीक है, डॉक स्ट्रिंग के अंदर। फिर एक्सप्लेनेशन ये है कि दिस लाइन रेफर्स टू अ टाइपस्क्रिप्ट डेफिनेशन फाइल d.ts। जस्ट ये टाइप डेफिनेशंस हैं इसके अंदर, दैट प्रोवाइड्स एडिशनल टाइप इंफॉर्मेशन। इट हेल्प्स टाइपस्क्रिप्ट अंडरस्टैंड सर्टेन लाइब्रेरीज और मॉड्यूल्स, ठीक है। इसमें हम कुछ खास लाइब्रेरीज को समझने के लिए टाइपस्क्रिप्ट को ना एक्सटेंड कर रहे हैं ना, मतलब एक तो है ना बेस मॉड्यूल है, उसके अंदर थोड़ी सी हम एक्सटेंशन डाल रहे हैं एक्स्ट्रा। द फॉलोइंग import statement brings in the reflect metadata library. This library allows us to work with metadata, extra information about our code, ठीक है। मेटाडेटा ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ही होती है जो एक छुपी हुई इन्फॉर्मेशन है। हम जैसे देखा होगा इमेजेस की मेटाडेटा होती है या वीडियो की मेटाडेटा होती है, तो वो क्या होती है, उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती हैं जो बिहाइंड द सीन पीछे मतलब स्टोर की हुई होती है, ठीक। इसी तरह से यहाँ पे हमारे कोड का जो मेटाडेटा है इसको समझने के लिए हम एक रिफ्लेक्ट मेटाडेटा की लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने लॉग टाइप का डेकोरेटर बना लिया, ठीक है। डेकोरेटर को एक और यहाँ पे एक चीज थी कि डेकोरेटर इज लाइक अ स्पेशल स्टिकर वी कैन पुट ऑन थिंग्स इन आवर कोड। मतलब स्टिकर्स ही हुए ना, जिस तरह हम स्टिकर पुट कर देते हैं स्टार्ट के अंदर, ये बिल्कुल स्टिकर लग रहा है। तो समझने के लिए आसानी है कि एक स्टिकर लगा देते हैं कोड के अंदर। हमने इसको प्रीवियस क्लास में जैसे एक्सप्लेन किया हुआ, ठीक है, प्रीवियस क्लासेस के अंदर 2 टॉपिक्स थे। अच्छा, सेम वही काम कर रहे हैं। लॉग टाइप सिंपल फंक्शन ही है, लेकिन ये डेकोरेटर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं ये टारगेट और की ले रहा है, इस वजह से ये पहचान पा रहे हैं ये डेकोरेटर है और इसको यूज करने का तरीका ये। अच्छा, फिर हमने क्या किया कि रिफ्लेक्ट डॉट गेट मेटाडेटा के नाम से ना, ये देखें ये पूरी एक लाइब्रेरी है या कह लें क्लास है, ठीक है। नेम स्पेस जैसे हमने दिया हुआ है, ये भी खैर एक एडवांस चीज है, नेम स्पेसेस भी। ये आपका पूरा प्रोजेक्ट नेम स्पेस ही कहलाता है। तो इसमें से हमने रिफ्लेक्ट नाम की जो क्लास है उसमें से मेथड है गेट मेटाडेटा, ठीक है। ओके, फंक्शन इसने दिया हुआ है, ये फंक्शन कह लेंगे हम इसको, मेथड कह लेंगे, क्लास की प्रॉपर्टी है, इस वजह से इसको मेथड कहेंगे हम यहाँ पे।
ठीक है। अच्छा, ये क्या कर रहा है, हमने इसको कहा कि डिजाइन की जो टाइप है ना वो रिटर्न करो और टारगेट और की पास कर दिया एज इट इज। ये देखिए, जो यहाँ से हमने टारगेट और की लिया था वो एज इट इज यहाँ पे पास कर दिया, और उसके हम प्रॉपर्टी क्या एक्सेस करना चाह रहे हैं, यानी कि मेटा डेटा कौन सा एक्सेस करना चाहते हैं, डिजाइन में से जो उसकी टाइप है वो रिटर्न करो। ठीक है ना, यानी कि जब इस तरह की और भी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, वो यहाँ पे आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जरूरत नहीं है, जस्ट हम फिलहाल तो यहाँ पे समझ रहे हैं ना ये है क्या चीज। अच्छा, अब यहाँ पे हमने कंसोल पे क्या कर दिया, उसका टी डॉट नेम। ठीक है, टी के अंदर ये स्टोर हो रहा था ना वेरिएबल के अंदर, तो टी डॉट नेम जस्ट वो टाइप का जो नाम है वो कंसोल पे प्रिंट कर दो। देखिए की क्या है, की में आ रहा नेम, यानी कि ये जैसे डेमो है तो डेमो आ रहा होगा की के अंदर, तो टी डॉट नेम इसकी टाइप क्या होगी, क्लास, तो यहाँ पे क्लास टाइप इज इक्वल टू क्लास आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने जैसे डेमो नाम की क्लास बनाई, अब हम यहाँ पे डेकोरेटर अप्लाई कर रहे हैं किसके ऊपर, ये हम कहाँ पे डेकोरेटर अप्लाई कर रहे हैं, प्रॉपर्टी के ऊपर, ये ऊपर लिखा भी हुआ। अच्छा, मेरे ख्याल तवज्जो कोई भी नहीं दे रहा, इतना एक्टिव कोई भी नहीं, नींद तो नहीं आ रही किसी को। वी अप्लाई आवर लॉग टाइप डेकोरेटेड टू द एटर1 एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी। एटर1 के नाम के हमने एक वेरिएबल बनाया है। ठीक है, ये क्लास के अंदर है तो इसको हमने वैसे बोल दिया पब्लिक है, एटर1 का नाम का एट्रीब्यूट है, उसकी टाइप स्ट्रिंग होगी। ठीक है, और उसमें ये जस्ट मैंने रिफ्लेक्शन का नाम का स्टोर कर दिया, तो था नहीं कोड के अंदर, तो ये एरर दे रहा है क्यों, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया ना, इनिशियलाइजर नहीं दिया हुआ, तो इसको स्टार्ट में आपको कोई ना कोई इनिशियलाइजर देना पड़ता है। चाहे तो आप इसको एम्प्टी स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, ठीक है? कुछ भी देना चाहें तो स्टार्ट में एक इनिशियलाइज्ड वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, क्लास के अंदर, इसीलिए हम कंस्ट्रक्टर वगैरह बनाते हैं और सारा कुछ। अच्छा, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, एट्रीब्यूट को ले रहा है, उस पर ये अप्लाई हुआ डेकोरेटर। डेकोरेटर ने क्या किया कि वो लाइब्रेरी यूज करते हुए इसकी इंफॉर्मेशन निकाली मेटाडेटा में से, और हमें इसकी इंफॉर्मेशन में से उसकी टाइप दे दी। अच्छा, आपका क्वेश्चन होना चाहिए ये सब हम क्यों कर रहे हैं, हम तो वैसे भी टाइप ऑफ से टाइप गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट हमने उस टाइप ऑफ के बैकएंड के अंदर, मतलब वो हमें टाइप कैसे देता है ये समझ लें, वो पीछे बिहाइंड द सीन कुछ इस तरह से काम कर रहा होगा ना, तो उसको हमने खुद से कस्टम बनाने की कोशिश की, और इसको हम और तरीकों से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जस्ट ये एग्जाम्पल को समझने के लिए, रिफ्लेक्शन यानी कि रिफ्लेक्ट करता है उस डेटा के ऊपर, ठीक है, मेटा डेटा को, या और भी आप लाइब्रेरीज यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, कुछ ज्यादा लंबा नहीं, जस्ट आप वही चीज है, रिफ्लेक्शन एक लाइब्रेरी, वो यूज किया हम डेकोरेटर के अंदर। ठीक हो गया, उसके बाद मूव होते हैं जेनेरिक्स के क्या ऊपर। रिफ्लेक्ट करता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमें। ठीक है, जैसे देखें ना, फाइनली वी लॉग अ मैसेज टेलिंग अस व्हाट टाइप एट्रीब्यूट इज, दैट इज स्ट्रिंग। ठीक है, जैसे हम टाइप ऑफ से निकालते हैं सेम उसी तरह से हमने देखा ना, एक प्रोग्रामेटिकली तरीके से, यानी कि एक प्रोग्राम के तरीके से खुद से एक टाइप निकालने की कोशिश की है उस एट्रीब्यूट की, यानी कि जो एट्रीब्यूट है इसकी टाइप हमने चेक की कि उसकी टाइप का नाम क्या होगा। इस तरह से और भी मतलब आप काफी चीजें कर सकते हैं मेटा डेटा के अंदर। ये क्लास है, ऑब्जेक्ट है, या क्लास के अंदर कितनी प्रॉपर्टीज हैं चेक करना हो, क्लास के अंदर कितने मेथड्स हैं, इस तरह की और भी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो फॉर इंस्टेंस समझ लें कि जस्ट एक रिफ्लेक्शन लाइब्रेरी हमने यूज की डेकोरेटर के अंदर, तो हम कोई लाइब्रेरी भी यूज कर सकते हैं। जस्ट एक पॉइंट है, एक नुकता है कि रिफ्लेक्शन क्या चीज है टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, जब हम डेकोरेटर यूज करें तो उसके अंदर हम कोई लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा, आगे हम मूव होते हैं जेनेरिक्स के ऊपर। ये पिछली क्लासों में काफी चलती रही है हमारी बहस भी कि जेनेरिक्स क्या चीज है, तो ये थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन हो तो वो भी क्लियर हो जाए। अच्छा, इसको थोड़ी सी पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, यहाँ से रीड ही कर लेते हैं पहले तो। इन लैंग्वेज लाइक C# एंड जावा, वन ऑफ द मेन टूल्स फॉर क्रिएटिंग रीयूजेबल कंपोनेंट इज जेनेरिक्स। फिर दोबारा से देखते हैं, कहता है इन लैंग्वेजेस लाइक C# एंड जावा, जैसे ये दूसरी एक लैंग्वेजेस है ना, वन ऑफ द मेन टूल्स फॉर क्रिएटिंग रीयूजेबल, तो इट मीन जेनेरिक्स क्या है, रीयूजेबल कंपोनेंट्स। ठीक है, फिर से देख लें, जेनेरिक्स क्या है, रीयूजेबल कंपोनेंट्स।
उसके बाद आगे आते हैं जेनेरिक्स अलाउ अस टू क्रिएट अ कंपोनेंट दैट कैन वर्क विद डिफरेंट टाइप्स दैट इज स्ट्रिंग्स नंबर्स etc. तो मतलब ये कि जेनेरिक्स हर तरह की टाइप्स के साथ काम कर सकता है। इसका हम इम्प्लीमेंटेशन देखें तो ये और भी क्लियर हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ बीइंग टाइड टू अ सिंगल टाइप, बजाय इसके कि हम इसको किसी एक सिंगल टाइप के साथ यूज करें, दिस फ्लेक्सिबिलिटी अलाउज अस यूजर्स टू कंज्यूम दीज कंपोनेंट्स एंड यूज देयर ओन स्पेसिफिक टाइप्स। मतलब ये कि आप कोई लाइब्रेरी बनाने, जैसे कि खैर ये लाइब्रेरी के लिए होता है मोस्टली, लाइब्रेरीज के अंदर ये तो मोस्ट कॉमन चीज है कि जब कोई यूजर कोई पैरामीटर पास कर रहा है तो उसके पैरामीटर की टाइप जिस तरह हम इन्फर करते हैं तो यहाँ पे हम उसको स्टैटिक भी बना सकते हैं जेनेरिक्स की मदद से। ठीक, यहाँ पे मिसाल एक क्लास बनाते हैं, ठीक है, कंटेनर नाम की, उसमें एक प्रॉपर्टी डाली है हमने प्राइवेट अरे, और उसकी टाइप हमने टी ऑफ अरे, यानी कि टी यहाँ समझ ले कोई टाइप है ना, नेम्ड टाइप है या कुछ इस तरह से, प्राइवेट अरे टू स्टोर आइटम्स ऑफ टाइप टी। ठीक है, और ये टाइप कहाँ से आ रही है, ये एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हमने टी को पास कर दिया। देखिए क्लास का नाम है, फिर उसके बाद एंगल ब्रैकेट्स हैं, उसमें कोई आपने टी कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, जस्ट आप कोई भी नाम रख सकते हैं, यहाँ पे आप टी की जगह पे ऐसे रख सकते हैं। ठीक है, तो वो ऐसे यहाँ पे ऐसे यूज कर लिया। तो इट मीन्स यहाँ पे ये एंगल ब्रैकेट्स के अंदर जो यूज करेंगे वही वहाँ के अंदर कंज्यूम कर लेंगे, यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे टी इसलिए यूज करते हैं, इसको अक्सर टेम्पलेटिंग से भी कुछ ना रिलेट किया जाता था। मोस्टली हम जब लाइब्रेरी को एक्सप्लोर करते हैं ना तो उसमें ये टी इस तरह से मिलता है। ठीक है, जैसे हम अगर नोड मॉड्यूल्स के अंदर हैं रिफ्लेक्शन मेटा डेटा में, ठीक है, इसके अंदर नेम स्पेस है और डेकोरेटर्स के इन्होंने वैसे बाय द वे कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं की इस हवाले से। अच्छा खैर, मोस्टली लाइब्रेरीज के अंदर आपको जहाँ पे अक्सर जब आप नोड मॉड्यूल के अंदर एक्सप्लोर करते हैं तो अक्सर अमूमन आपको मिल जाती है इसकी। ठीक है, इस तरह की सेम इस तरह का कोड मिलेगा। सो खैर बैक टू द पॉइंट, हम इसी पे रहते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने कंस्ट्रक्टर कॉल किया कि दिस डॉट अरे, उसको इनिशियलाइज कर दिया एम्प्टी अरे के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद हमने एक ऐड का मेथड बनाया। ये क्या करता है, अच्छा ऐड यहाँ पे ना सेटर कह सकते हैं इसको, हमने देखा था ना एक प्रॉपर्टी हम कहते हैं सेट करने के लिए, तो इसको हम यहाँ पे एज ए सेटर कह सकते हैं। ऐड क्या काम करता है, ये आइटम को लेता है और उस प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर पुश कर देता है ना, अरे डॉट पुश का याद होगा आप लोगों को। तो सेम उसी तरह से इस अरे के अंदर वो आइटम को पुश कर रहा है, ऐड कर रहा है, अपेंड कर रहा है। ठीक है, अच्छा, the add method allows us to add an item of type t to the container। और ये टाइप t, जो भी आइटम की टाइप होगी, देखें टी टाइप की आइटम होगी, टी कुछ भी हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, नंबर हो सकता है, कुछ भी, जो भी आइटम की इन्फर्ड टाइप है वो हमने यहाँ पे पुश की, और जब हमने इसको पुश किया तो इसकी टाइप वही सेट हो गई। ठीक है, समझ लिया कि वेरिएबल टाइप है, कुछ इस तरह से समझ। अब अच्छा, इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं। यहाँ पे हमने एक ना न्यू कंटेनर को जब इनिशियलाइज किया है तो देखें एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हमने वो पास कर दिया वेरिएबल की टाइप, यानी देखें ना स्ट्रिक्ट कर दिया हमने कि हमें बस चाहिए है स्ट्रिंग। ठीक है, जो टाइप आ रही है ना यहाँ पे, ये टी टेम्पलेट हमने पास किया था, देखें ना टी, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से आ रहा है, ये वाली वैल्यू इसको अटैच हो रही है और ये आगे उसके अंदर यूज हो रही है। जब हमने कोड को यूज मतलब इम्प्लीमेंट करने रहे थे, हमें तो नहीं पता था ना कि इसकी टाइप क्या होने वाली है, तो यहाँ पे हमने इसको डिफाइन कर दिया कि इसकी टाइप स्ट्रिंग होने वाली है। राइट, स्ट्रिंग होगी, नंबर होगी, या आप इसको यूनियन लिटरल्स वगैरह और बाकी चीज़ों से भी यूज कर सकते हैं, जैसे स्ट्रिंग होगी और नंबर होगी। ठीक है, एक तरीका ये हो सकता है, और भी चीज़ें। अच्छा, फिर दूसरी चीज़, एक और कंसेप्ट यहाँ पे वो बता दूं, यहाँ पे क्लियर कर दूं, तो आप यहाँ पे दो टाइप्स भी पास कर सकते हैं, जैसे टी कोमा एस, तो यहाँ पे स्ट्रिंग कोमा सेकंड टाइप अगर आपने नंबर पास करनी। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो इट मीन्स कि यहाँ पे आप मल्टीपल टाइप्स भी पास कर सकते हैं। तो फॉर इंस्टेंस ये आप जिस कंसेप्ट को समझिए कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। अच्छा, हमने कंटेनर को इनिशियलाइज किया, ये स्ट्रिंग कंटेनर बन गया। स्ट्रिंग कंटेनर और उसके अंदर ये वाला मेथड यानी कि सेटर कॉल कर रहे हैं, ऐड, उसमें पहले हमने ऐड हेलो को पुश किया, उसके बाद वर्ड को पुश किया, तो मतलब हम इसमें यही चीज पुश कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम कोई नंबर पुश करना चाहेंगे तो ये एरर दे देगा। ठीक है ना, मतलब हमें ये देखना आसानी हो रही है, हमें नहीं पता था कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन की है, हाँ क्या है, ये किसी और फाइल में पड़ा हुआ है। ठीक है, या व्हाटएवर, या लाइब्रेरी के अंदर से आ रहा है।
तो यहाँ पे आप जब आप टाइप कर रहे होंगे तो आपको पता लग रहा होगा कि आर्गुमेंट ऑफ टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप स्ट्रिंग। इट मीन्स कि यहाँ पे इसके पैरामीटर की टाइप स्ट्रिंग ही होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पे नंबर कर देंगे तो ये इसके ऊपर ऐड दे देगा। ठीक है ना, तो ये मतलब वही ना रिस्ट्रिक्शंस के लिए यहाँ पे ये असल में जेनेरिक्स है। यहाँ पे आप वेरिएबल टाइप कर सकते हैं जब आप कम्प्लेक्स डेटाबेस कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स के स्ट्रक्चर या क्लासेस के स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। ठीक, एग्जांपल 2 के अंदर जैसे अगर हमने नंबर दिया हो तो वो ऑब्वियसली नंबर ही जा रहा होगा। ठीक, नाउ वी कैन यूज दीज कंटेनर्स टू स्टोर एंड मैनेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। ठीक, इस पे क्वेश्चन है किसी का कुछ जेनेरिक्स के ऊपर? सर एक बार समराइज कर दें। ओके, देखिए जेनेरिक्स क्या है, सिंपल हम एंगल ब्रैकेट्स के अंदर समझ लें कि वेरिएबल टाइप बना लेते हैं जब हम डिक्लेयर कर रहे होते हैं, जब हम कोड लिख रहे हैं। ठीक है, हमें नहीं पता कि अभी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होनी है, हम जस्ट अभी बना रहे हैं क्लास। तो बनाते हुए हम जेन में ये तस्वर कर लेते हैं कि यहाँ पे उसकी एक टाइप होनी चाहिए, फिक्स्ड टाइप होनी चाहिए। ठीक है, एक कंटेनर बनाया मिसाल है, उसके अंदर एक अरे बनी हुई है, तो अरे के अंदर एलिमेंट्स की टाइप क्या होनी चाहिए। तो अभी हमें नहीं पता था कि हमने बाद में इसको नंबर रखना है, स्ट्रिंग रखना है, या वट एवर कुछ भी हो सकती है, मतलब वो डिपेंडिंग ऑन कि आप किस तरह से इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। लेकिन पहले तो आप उसको लिख रहे हैं ना कोड सिंपल, तो जब आप लिख रहे हैं तो उसके आप वेरिएबल टाइप रख सकते हैं यहाँ पे एंगल ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, तो वही टाइप आप एज इट इज जैसे नॉर्मल आप टाइप्स यूज कर रहे हो तो उसी तरह से टाइप यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे अगर हम अकाउंट पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक ये जैसे आइटम आ रही थी ना, तो यहाँ पे मिसाल है आइटम और उसकी टाइप क्या होगी, टी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है, ये डायरेक्टली आइटम हैज नो इनिशियलाइजर, इसको हम कोई इनिशियलाइजर दे देते हैं, मिसाल है एम्प्टी स्ट्रिंग। इस पर ये एरर देगा, क्यों? क्योंकि कहता है स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप टी। ठीक है, अब हमें नहीं पता ये स्ट्रिंग जो है उसकी टाइप क्या होगी, तो हम इसको एज से भी कर सकते हैं, यानी कि ये इसको फोर्सफुली हमने कर दिया, थोड़ा सा क्या कहते हैं एक्स्ट्रा फोर्स लगाई है। टाइप असर्शन इसको बोलते हैं ना, ये टाइप असर्शन का कंसेप्ट है जो पीछे हमने पिछले कैलकुलेटर्स में भी देखा। अच्छा खैर, मेन पॉइंट ये था कि हम टाइप को वेरिएबल बना सकते हैं। ठीक है, कम्प्लेक्स डेटाबेस स्ट्रक्चर्स के अंदर। ठीक है, टी वेरिएबल यानी कि वेरिएबल टाइप आ रही है, उसको जहां जहां जरूरत है उसको एज इट इज टाइप की तरह यूज कर रहे हैं, लेकिन जब हम उसको इम्प्लीमेंटेशन करने जाते हैं यानी कि यूज करने जाते हैं, वहां पे एंगल ब्रैकेट्स के अंदर ही आप टाइप पास कर देते हैं। अच्छा, जो लोग पहले से वेब डेवलपमेंट या रिएक्ट के अंदर काम कर रहे हैं ना, ये उनको मे भी थोड़ा बहुत आइडिया हो। कोई है ऐसा जो पहले से यूज कर रहा है? मे भी हो सकता है हम उसको एग्जांपल को थोड़ा सा मजीद तो मे भी कोई ऐसा यूज केस निकाल लें जो डिफरेंट चीज हमें पता लग जाए। हुक्स तो यूज किए होंगे सर हम जिसमें इसमें यूज कर सकते हैं जैसे ओवरलोडिंग फंक्शन। हाँ, कुछ उस तरह से है, लेकिन वो एक डिफरेंट चीज है, लेकिन आप कंसेप्ट को समझने के लिए उसको रेफर कर सकते हैं। यूज कर सकते हैं जैसे उसकी अच्छा, जगह मैं हम आपको use कर एग्जांपल देता सकते हूँ। मैं एग्जांपल देता हूँ। हम ना रिएक्ट के अंदर, जैसे आप अगर रिएक्ट पढ़ेंगे भी, ठीक है, तो उसके अंदर हम हुक्स यूज करते हैं। तो मिसाल एक हुक बनाते हैं, कॉन्स्ट, हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हुक का नाम देते हैं, जैसे डेटा कॉमा सेट डेटा। ठीक है, एक हुक बनाते हैं और वहां पे एक हुक का नाम कॉल होते हैं यूज स्टेट। ठीक है, यूज स्टेट, और ये उसने दे दी सेशन। अच्छा खैर, ये एरर दे रहा है क्योंकि हमने अभी इंपोर्ट वगैरह नहीं किया हुआ या रिएक्ट इंस्टॉल नहीं की हुई है सारा कुछ। अच्छा, अभी मिसाल ये है कि हम यहाँ पे कोई इनिशियल वैल्यू नहीं देना चाहते। अक्सर पास बात ना एक प्रॉब्लम आती है, यूज हुक जो हम यूज करते हैं ना, यहाँ पे अगर हमने कोई वैल्यू नहीं दी हुई तो वो हमें कंसोल पे ना अक्सर एरर दे रहा होता है, यानी कि रन टाइम के ऊपर ना अक्सर प्रॉब्लम्स आती हैं अगर हम इसको खाली छोड़ते हैं। नॉर्मली हम इसको खाली छोड़ देते हैं। असल सिंटैक्स जो हम आज तक यूज करते आ रहे हैं वो ये है, ये तो सारे समझ रहे होंगे जिन्होंने डायरेक्ट यूज किया। सर ये यूज स्टेट नहीं था, यूज स्टेट था, हमने सेट ओके, शायद इस वजह से ये एरर दे रहा हो। नहीं, वो असल में हमने रिएक्ट इंस्टॉल नहीं की हुई ना। हाँ जी, मैं जस्ट ये एक्सप्लेन करना था, सिंटैक्स लिख के बताना चाह रहा था कि कुछ इस तरह से होता है।
चलो अच्छा कि आपने करेक्शन कर दी टाइपो में। ओके अच्छा, यूज स्टेट के ना हम यूज करते हैं, ठीक है, तो उसमें यहाँ पे कुछ पास नहीं करते हैं नॉर्मली आमतौर पे। अब देखेंगे हम अक्सर आप डेवलपमेंट करेंगे तो ये आप नोटिस करेंगे ये चीज, ठीक है। तो इसको अब वो बाय डिफॉल्ट समझता है कि इसमें अनडिफाइंड, यानी कि डेटा के अंदर ये अनडिफाइंड सेट कर देता है। ये समझ लें ये आपका वेरिएबल है, कांस्टेंट वेरिएबल है, और ये उसका सेटर है। और ये जस्ट सिंटैक्स है, ये कंफ्यूज ना हो, जस्ट मैं एग्जांपल बस देना चाह रहा हूँ कि हम फ्यूचर में क्या कर रहे होंगे, ठीक है ना, क्यों जरूरत पेश है ये सारी चीजें समझने। अच्छा, यहाँ पे अगर हमें पता नहीं है, ठीक है, अनडिफाइंड से हम इसको स्ट्रिंग बना दें या नंबर बना दें, तो उस पर अक्सर वो प्रॉब्लम आती है कि आप वेरिएबल में कुछ था नहीं, तो अब आप कोई वेरिएबल्स में कुछ स्टोर करने जा रहे हैं, ठीक है, तो बाज का तो वो रन टाइम के ऊपर, यानी कि वैसे तो आपको एरर नहीं देगा, कोडिंग के अंदर एरर नहीं देगा, जब यूजर सिस्टम आपका चला रहा होगा उसको बाज का इस तरह के एरर शो हो जाएंगे, अनएक्सपेक्टेड एरर्स। अच्छा, उसको कैसे सॉल्व किया जाए। अब अगर आपको पता है कि ये डेटा है, उसकी टाइप आप रख ही रहे हैं स्ट्रिंग, तो यहाँ पे आप उसको एम्प्टी ही रहने दें, लेकिन यहाँ पे आप इसको जेनेरिक यूज कर सकते हैं। तो वो यूज स्टेट का जेनेरिक वहां पे वेरिएबल ऑटोमेटिकली इसको असाइन हो जाएगा, यानी कि ये वाली स्ट्रिंग इसको असाइन हो जाएगी कि इसकी टाइप स्ट्रिंग होगी जब इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन जो हुई, ठीक है ना। तो ये मतलब ये एक देखें एक सिंटैक्स है, सिंपल है। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे, आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, तो जस्ट यानी कि ये वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए, और ये कुछ प्रोग्रामिंग में हमें प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व करने के लिए एक चीज है। तो आप सिंटैक्स को जस्ट समझ लें कि इसके अंदर हम एंगल ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी वेरिएबल नाम की टाइप्स रख लेते हैं, उसको जहां जहां जरूरत है वहां पे इस्तेमाल कर लेते हैं, और जब हम इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो एंगल ब्रैकेट्स के अंदर ही उसी टाइप को पास कर देते हैं। जैसे समझ लें कि ये आपका क्या है, पैरामीटर है, और ये आपका आर्गुमेंट है। कुछ उस तरह से सेंस बना लें, मतलब है तो नहीं, लेकिन ये कुछ उस तरह से काम करता है, ठीक है, जैसे फंक्शन में हम कर रहे होते हैं। तो ये एंगल ब्रैकेट्स के अंदर है, तो ये चीज है जेनेरिक्स, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया, तो एक और चीज बता देता हूँ, फिर उसके बाद अगले स्टेप पे चले जाते हैं। एक्सक्यूज मी सर, मैंने चैट में एक एग्जांपल सेंड की है इसकी, जेनेरिक सी, वो आप करके समझा दें। ओके ओके जी। सर अगर हमने 2 टाइप पास करनी हो तो फिर हम क्या करेंगे, 2 वेरिएबल लेंगे। जी बिल्कुल, 2 वेरिएबल आप ले सकते हैं। ओके, लेट मी चेक, क्या आपने भेजा है। ये हमारा रियूजेबल कंपोनेंट है, लेकिन इसके साथ साथ जब हम इसका इंस्टेंस क्रिएट करते हैं और रेगुलर ब्रैकेट जब टाइप पास करते हैं तो ये एक किस्म से हमारी स्ट्रिक्ट टाइपिंग भी हो जाती है। हाँ बिल्कुल, ये मकसद यही है ना इसका, असल मकसद यही है इसका कि हम वेरिएबल के अंदर टाइप लेके उसको स्ट्रिक्ट कर देते हैं, यानी कि पाबंद कर देते हैं कि इस टाइप से हट के कुछ ना हो। देखें ना, तो ये फिर रन पे बार बार यूज भी कर सकते हैं अलग टाइप के साथ, और वो स्ट्रिक्ट मोड में भी चला जाता है। जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही है ना। यहाँ पे जैसे टी है, मैंने दिखाया कि आइटम एक इनिशियलाइज करके उसको यूज कर लिया था, और यही देखें यहाँ पे ये टाइप यहाँ पे भी यूज हो रही है, और फिर जब हम इस ऐड को कॉल कर रहे हैं वहां पे भी हमने इसको पाबंद कर दी है कि जब आप ऐड कॉल करोगे ना तो उसकी टाइप यही होनी चाहिए जो आपने जेनेरिक्स में पास की हुई है, यानी कि जो वेरिएबल में पास की वही टाइप होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अपनी मतलब हद से बाहर नहीं जाएगा, फिर उसी में रहेगा, ये एक्स्ट्रा चीज़ है। अच्छा, इसमें ना मैं आपको एक और चीज़ थोड़ी स्टेप देना चाह रहा था कुछ प्राइवेट के हवाले से। ये प्राइवेट वेरिएबल अक्सर यहाँ पे हम अंडरस्कोर यूज करते हैं, ठीक है, तो प्राइवेट के लिए आप मोस्टली अंडरस्कोर यूज किया करें, मतलब इन केस अगर आप बना रहे हैं तो ये एक नोटेशन है, बहुत अच्छी नोटेशन है, मतलब समझने में आसानी रहती है। आई मीन कि अगर मेरे जैसा कोई डेवलपर है लाइक जिसको कुछ भी नहीं आता, तो वो समझने में आसानी हो जाती है। फिर जहाँ पे ये देखे ना, अब मुझे नहीं पता था कि ऊपर ये इसको प्राइवेट रखा है, ये पब्लिक रखा है, कि अगर ये क्लास बहुत बड़ा कोड होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे जब मैं यूज कर रहा हूँ इसको लाइक दिस डॉट रे, ठीक है, तो अब मुझे नहीं पता कि यार ये पब्लिक है या प्राइवेट है, ठीक है ना, अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है। तो उससे बचने के लिए हम उसके स्टार्ट में अंडरस्कोर लगाते हैं, और ये लैंग्वेज भी इसको अंडरस्टूड करती है कि जब आप अंडरस्कोर डाल देते हैं ना तो इसको थोड़ी सी वो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी भी दे देता है, लाइक मेमोरी के हवाले से, और मतलब बिहाइंड द सीन जो मैनेजमेंट कर रहे होते हैं। तो ये एक हमारी रीडेबिलिटी के लिए भी आसान है, और लैंग्वेज के अंदर नोटेशन के लिए भी, कि हम अंडरस्कोर आगे वेरिएबल का नाम रख सकते हैं। जी सर, इससे वाकई काफ़ी रीडेबिलिटी
अच्छी हो जाती है, बिकॉज जब गेटर सेटर्स आप यूज़ करते हो ना, तो बहुत सारे फिर क्या नाम है दिस डॉट ये हो जाते हैं, तो जी। समझने में आसानी होती है। बिल्कुल। अच्छा, ये नोटेशन आपको हेल्पफुल भी है, ये मतलब ये इसलिए समझने की ज़रूरत है कि फॉर इंस्टेंस अगर आपको डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट से कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, आप देखें ना ये टाइपस्क्रिप्ट माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप की है। तो अब वो स्टैंडर्ड के मतलब कोड आपको लिखने पड़ते हैं ना फिर। आप ऐसे तो नहीं है ना कि जैसे हम आज कोड कर रहे हैं ना आजकल, जिस तरह दिल किया उस तरफ लिख दिया। तो उसको स्टैंडर्ड का कोड लिखने के लिए हमें फिर ये नोटेशंस को ज़हन में रखना पड़ता है। वैसे भी वो सारी बात फॉलो तो करना चाहिए ना, कोड अच्छा लिखा जाता है, ये हमारी खुद की आसानी भी हो जाती है। और इन फ्यूचर आपको ये याद भी नहीं रहेगा ये कोड कहाँ पे आपने क्या लिखा था। तो जब आप इसको डिबग करने जाते हैं या कुछ आई मीन क्या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ डालना चाहते हैं, जैसे ऐड के साथ कोई आप माइनस डालना चाह रहे हैं, राइट? या रिमूव डालना चाह रहे हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा, तो आप अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है कि यार पता नहीं मैंने इसको क्या इम्प्लीमेंट किया था, क्या सोच के ये कोड लिखा। तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि वो यानी कि जो बाहर के डेवलपर होते हैं उनको समझने में आसानी हो जाती है, ये भी है। अच्छा, यहाँ पे एक यहीं से बात निकली कि हमारे जैसे दानियाल नगोरी साहब हैं, तो वही भी इसी बेस के ऊपर उनका यानी कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ कॉन्टैक्ट हुआ था, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी काम किया हुआ है। तो उन्होंने टाइपस्क्रिप्ट सीखी हुई थी, तो इसी वजह से उनको इस तरह के प्रोजेक्ट्स मिले। ठीक है, तो इसी वजह से वो देखा हमारी एआईसी के सीईओ हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अगले टॉपिक्स पे चलते हैं। अगला टॉपिक इसी के हवाले से, लेकिन थोड़ा सा कंस्ट्रेंट्स के, मेरे ख्याल से एक मीटिंग दोबारा से बनानी पड़ेगी। मीटिंग एंड होने को है, तो जब तक एंड नहीं होती हम इसको क्लियर करने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें। अच्छा, सेम वही चीज़ है जेनेरिक्स वाली, सेम वही चीज़ है जेनेरिक्स वाली, लेकिन यहाँ पे देखें हम जेनेरिक जो वेरिएबल है उसको देखें एक्सटेंड्स माई ऑब्जेक्ट। माई ऑब्जेक्ट एक क्लास बनाई है, ठीक है, तो उसी में से एक्सटेंड कर रहे हैं इसी एंगल ब्रैकेट के अंदर। तो इट मीन्स कि हम इस तरह का कोड लिख सकते हैं। इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन दिस कोड वी आर एक्सप्लोरिंग जेनेरिक कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स का मतलब तो आपको पता ही है ना, हम कोई पाबंदी लगाते हैं, कोई लिमिट लगाते हैं, उसको कंस्ट्रेंट कह देते हैं, कंस्ट्रेंट। ठीक है, हद मुकर्रर करना, हद मुकर्रर कर देते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, सर की एक रिक्वेस्ट आई थी, सर जूम करना। ओके, अच्छा, generics allow us to create flexible। अब ये देखना वही बात होगी, एक रीयूजेबल कंपोनेंट्स थे तो उनको अब फ्लेक्सिबल करना है अगर, तो हम यहाँ पे उसकी कंस्ट्रेंट्स बना देते हैं। ठीक है, मीन्स कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ऐड करनी है। that work with different types, however sometimes we want to restrict the types that can be used। देखिए रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, पाबंदी लगाना चाहते हैं। ओके, दैट्स वेयर कंस्ट्रेंट्स कम इन। बात वही है ना कि सोल्यूशन ये है, जब हमने फ्लेक्सिबिलिटी ऐड करनी थी तो अब क्या करें, फिर उनके जहन में ये आया कि भाई इसकी कंस्ट्रेंट्स बना लो, तो उन्होंने फिर ये इस तरह का सिंटैक्स बनाना शुरू कर दिया। तो बस ये एक तरीकाकार है कि आप इसको फ्लेक्सिबिलिटी भी ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट वी डिफाइन अ बेसिक ऑब्जेक्ट कॉल्ड माय ऑब्जेक्ट विद अ नेम प्रॉपर्टी। हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, यानी कि देखें क्लास है तो समझ लें एक ऑब्जेक्ट ही है ना, उसमें नेम प्रॉपर्टी है, स्ट्रिंग है, और उसको जस्ट इनिशियलाइज कर दिया अभी के लिए। देखें कंस्ट्रक्टर नहीं मैंने बनाया, एक्स्ट्रा कोड, कंफ्यूजन ना। अच्छा, यहाँ पे हम नाउ लेट्स क्रिएट अ कंटेनर क्लास दैट वर्क्स विद टाइप्स दैट एक्सटेंड माय ऑब्जेक्ट। सेम वही चीज़ है, वो वेरिएबल जो टाइप थी उसको एक्सटेंड करवाया माय ऑब्जेक्ट से। तो इट मीन्स टी के अंदर क्या होगा, अब टी के अंदर बेसिकली क्या होगा, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, हमने ऊपर के कंसेप्ट पढ़े थे कुछ। तो इनहेरिटेंस, बिल्कुल इनहेरिटेंस हो रही है, ये इनहेरिटेंस हो रही है भाई। इसकी जितनी भी खसूसियात है ना, इसकी विरासती खसूसियात, वो सारी इसी के अंदर आ रही है। ठीक है, इस टी के अंदर ये एक्सटेंड कर रहा है, तो इट मीन्स कि टी के अंदर भी एक प्रॉपर्टी नेम आ जाएगी। सिंपल सी बात है, एक्सटेंड कर रहा है इसके अंदर। अतः ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है जब हम नाम को देखते हैं ना, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है इसको रिलेट करने में इनहेरिटेंस है ना, क्योंकि एक्सटेंड का करना होता है ना, आगे बढ़ाना। तो हालांकि हम बढ़ा ही रहे होते हैं, हम इसको एक्सटेंड ही कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम जस्ट इसको इम्प्लीमेंटेशन पे जाते हैं, लाइक देखते हैं पहली मतलब फर्स्ट साइट के अंदर, तो ये एक डिफरेंट चीज हमें नजर आती है कि ये इनहेरिटेंस कैसे है। तो दरअसल यही है कि हम इसको इनहेरिट करते हैं और उसके अंदर खुद की प्रॉपर्टीज ऐड कर लेते हैं। ऐसे है ना? मतलब अब
इसका एक एक टीस्पून आप नीम गर्म पानी में करेगा नाश्ते के बाद और बाकी को खाली पेट ओके जी, मेरा ख्याल सभी आ गया। अच्छा, अच्छा स्क्रीन नजर आ रही है सबको? जी सर। ओके, अच्छा खैर माय बैड। ये भी अच्छा होता है, एटलीस्ट पता लग जाता है हमने 1 घंटा जो है वो बना दिया, दूसरा घंटा चल रहा है। अदरवाइज तो मीटिंग ऐसी होती हैं कि अनलिमिटेड चलती रहती हैं। अच्छा, और दूसरी चीज ये भी है, अगर कोई सोया हुआ होगा तो वो वैसे एलिमिनेट हो जाएगा। अच्छा, आगे हम दोबारा से थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। जेनेरिक कंस्ट्रेंट्स के ऊपर थे हम। हमने जेनेरिक्स तो देख लिए ना। जेनेरिक क्या है? जस्ट जो हम क्लास की वेरिएबल टाइप बना रहे हैं कुछ समथिंग इस तरह से। अब उसके अंदर अगर कोई लिमिटेशन लगानी है, हमने रिस्ट्रिक्शन लगानी है, तो हम जेनेरिक कंस्ट्रेंट्स का कंसेप्ट देखते हैं। उसमें क्या करते हैं हम कि सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आपकी आवाज ही खत्म हो गई है। ओके, अभी आवाज आ रही है? जी सर। यस सर। ओके कूल। ओके, अब स्क्रीन भी नजर आ रही होगी। जी सर आ रही है। ओके ठीक है। चीज़ यार वही है, मैं दोबारा से ये एक्सप्लेन नहीं करता हूँ अभी, ठीक है? ये सारी चीज़ आपको समझ में तो आ गई है, ठीक है ना? कि हमने मतलब कोड कैसे लिखना है, जो भी यूज़ कैसे करना है, ठीक है? यहाँ पे हम जिसको एंगल ब्रैकेट्स के अंदर ही देखें ना, एक्सटेंड कर पा रहे हैं, और उसके अंदर एक्सटेंशन के साथ ही आप जिस तरह नॉर्मली आप टाइप्स के अंदर कर रहे होते हैं, उस तरह से भी आप इसमें कर सकते हैं। लाइक इसको नंबर और स्ट्रिंग रखना है ओनली, ठीक है? यहाँ कौन सी टाइप होनी चाहिए? तो यहाँ पे भी देखना एक थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी आ रही है। लाइक ये जो टी है, इसकी हम टाइप माई ऑब्जेक्ट रख रहे हैं। अब ये कोई नंबर स्ट्रिंग नहीं है, सिंपल नहीं रख रहे, जस्ट इसी को एक्सटेंड कर रहे हैं। तो ये एक्सटेंशन के अंदर इट मींस के इट स्टोर्स प्राइवेट अरे टू स्टोर आइटम्स ऑफ टाइप टी। तो इस टी की टाइप क्या होगी? ये वाली, यानी कि ये कुछ कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो String. सकता है। स्ट्रिंग नहीं होगी ना, ये पूरी क्लास होगी ना, क्लास की टाइप हो जाएगी। माई ऑब्जेक्ट की टाइप आएगी ना इसमें, थोड़ा सा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाएगा, इसके मेथड्स होंगे, इसके वेरिएबल्स होंगे, वो सारी चीजें अब टी के अंदर इनहेरिट हो जाएंगी ना। तो मैं थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी होगी। अब ये सिंपल नहीं रही। सिंपल मुराद ये है कि ये कोई स्ट्रिंग या नंबर नहीं रही। अब ये इसकी टाइप हमें ऑब्जेक्ट ही देना पड़ेगा जब हम इसको पास करेंगे। इसको थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा फंक्शन हमने दिया हुआ है, प्रिंट। ये क्या काम करता है? ये इटरेट्स थ्रू द अरे एंड प्रिंट्स द नेम्स ऑफ ऑल आइटम्स। अच्छा, ये ट्रेड्स जो है ना, ये कीवर्ड को हम अगला जो स्टेप होगा उसमें ये थोड़ा सा देखते हैं। बाकी इसका मतलब तो आपको पता है, ट्रेड क्या होता है? एक चीज के अंदर बार बार लूप चलाना या उसको रिपीट करना, तो समथिंग इस तरह का कंटेक्स्ट है इसका, आइटरेट। अच्छा, ये क्या कर रहा है? ये प्रिंट कर रहा है, यानी कि ये फंक्शन क्या कर रहा है? अरे में फॉर ईच लूप लगा के वो वैल्यू ले रहा है, मतलब हर अरे का वैल्यू ले रहा है, हर आइटम को ले रहा है, और उसकी टाइप भी क्या होगी? टी होगी। उसको कंसोल पे बस उसका नाम प्रिंट कर रहा है, वैल्यू डॉट नेम। अब ये नेम कौन सा? ये वाली प्रॉपर्टी जो हमने यहाँ पे दी है ना, ऑब्जेक्ट बना रहा है ना। अरे के अंदर ये ऑब्जेक्ट्स होंगे, समथिंग एल्स। ऑब्जेक्ट्स मैं कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये हम एक क्लास बना रहे हैं ना, क्लास, तो इसलिए इसको ऑब्जेक्ट बोला गया है। अच्छा, इस तरह से सेकंड देख लेते हैं। माई ऑब्जेक्ट 2 बनाया, ठीक है? ये एक्सटेंड कर रहे हैं माई ऑब्जेक्ट को। अब ये देखें सीधी सीधी से है, ये सीधी क्लास है, इसमें जेनेरिक्स नहीं है, लेकिन ये देखें माई ऑब्जेक्ट को
एक्सटेंड कर रहा है और उसमें हमने कर दिया एक एक्स्ट्रा फंक्शन डू समथिंग क्या कह रहा है कि दिस डॉट नेम डिड इट create an object of type my object to which extend my object सिंपल वही इनहेरिटेंस का कंसेप्ट। अच्छा अब हमने वो न्यू ऑब्जेक्ट जो था ना इनहेरिटेंस से नया किया नंबर 2 वाला उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट डॉट नेम ये वैल्यू हम सेट कर रहे हैं या स्टोर कर रहे हैं यानी कि क्योंकि पब्लिक है ना हमने लिखा नहीं हुआ था यहाँ पे ये वाला ऑब्जेक्ट इसमें देखना पब्लिक है तो वो पब्लिक एज इट इज इस ऑब्जेक्ट 2 के अंदर भी तो पब्लिक आ रहा होगा ना इनहेरिटेंस होगी ऊपर से तो ये वाली प्रॉपर्टी भी इसमें आ जाएगी और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी जो होगी वो ये हमें अवेलेबल होगी इस सब्जेक्ट के अंदर सिर्फ स्पेसिफिक इस सब्जेक्ट के अंदर। तो हमने नेम की प्रॉपर्टी सेट की उसके बाद हमने कहा कंटेनर माई ऑब्जेक्ट 2 उसकी टाइप क्या होनी चाहिए माई ऑब्जेक्ट 2। अब देखना सीधे सीधा पास कर दे कोई एक्सटेंशन नहीं लगाई कोई सिंपल सा है। अब इसके अंदर ऑटोमेटिकली नेम भी जाएगा यानी कि वो जो पहले वाली प्रॉपर्टी थी उसमें वो भी जाएगी और डू समथिंग भी एज अ टाइप जाएगा ना इसमें। अब जब हमने कहा कि कंटेंट डॉट ऐड समथिंग ये कंटेंट था कंटेंट डॉट ऐड इसमें ऑब्जेक्ट को पास कर दिया देखिए ना ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी सेट की और इस ऑब्जेक्ट को इसी के अंदर ऐड के अंदर यानी सेट करवा रहे ऐड द ऑब्जेक्ट टू द कंटेनर यानी कि इसके अंदर इस आइटम को स्टोर करवा रहे हैं प्रोसेस किया उसके अंदर स्टोर कर दिया। फिर उसके बाद जब हमने प्रिंट कॉल किया अब देखें ये प्रिंट क्यों कॉल हो रहा है ये एक्सटेंडेड प्रॉपर्टी आई ना इसके अंदर ये वाली ठीक है जेनेरिक टाइप से। तो ये क्या कर रही है वो जो भी उसके अंदर लूप होगी यानी कि अरे होगी उस पर ऊपर लाइक लूप चलाएगी और लाइन बाय लाइन जितने भी नाम होंगे वो सारे ये ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको प्रिंट कर देगी बल्कि नाम प्रिंट करेगी। यहाँ पे देखें दिस डॉट नेम लिखा हुआ तो प्रिंट द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट ठीक है। अच्छा अब आगे एग्जांपल 2 में देखते हैं यू कांट क्रिएट अ कंटेनर विद स्ट्रिंग और अ नंबर टाइप्स एज शोन इन द कमेंटेड लाइंस। अच्छा यहाँ पे हमने इसको कमेंट्स किए हुए क्योंकि ये एरर दे रही थी वो जैसे मैंने पिछले दफ़ा यानी पिछले कोड स्निपेट में आपको दिखाया कि जब हमने कंटेनर की टाइप ही यहाँ पे माई ऑब्जेक्ट 2 सेट कर दी है यहाँ इसकी टाइप ही हमने कहा कि ये टी है देखिए ये वाली जो टी है ये सिर्फ माई ऑब्जेक्ट टाइप की हो सकती है तो फिर हम इसमें स्ट्रिंग या नंबर नहीं पास कर सकते सही है ना यानी कि जो इसके बाउंड्री से बाहर है यानी कि माई ऑब्जेक्ट की बाउंड्री से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से बाहर है तो इस वजह से आप ये एरर दे रहा है ये लिमिटेशन लगा दी ना। इट मीन्स कि जब हम इसको इम्प्लीमेंट करने के ऊपर भी जाएं तब भी हम इस पर लिमिटेशन लगा सकते हैं कि कौन कौन सी टाइप होनी चाहिए ठीक है मतलब इस हद से ये बाहर नहीं जाएगा सिर्फ ऑब्जेक्ट को ही एक्सेप्ट करेगा। तो ये इस चीज़ के लिए आसानी हो जाती है जब हम कुछ लंबा कोड लिख रहे होते हैं बस यही चीज़ें इसमें सिंपलिसिटी। अच्छा ये कंस्ट्रेंट की समझ आ गई होगी अभी अगर नहीं आई है तो कोई इशू नहीं है रिपीट कर लेते पॉइंट क्लियर हुआ मेरे ख्याल ज़्यादातर तो सो ही रहे हैं ठीक हो गया सर ओके अगर नींद आ रही है तो कोई चाय शाय पिए सर पी रहा हूँ चाय सर। ओके अच्छा अब आप आते हैं क्लास एक्सप्रेशंस के ऊपर 1 मिनट का ब्रेक ना ले लें आप तब तक ये थोड़ा सा रीड करना चाहें तो रीड कर लें थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं फिर इसको और चीज़ें ये फ्रेश कर लें अपने दिमाग को ज़रा खोल दें सिंपल इजी हो जाए अदरवाइज ये मतलब मैं यहाँ पे बोलता रहूँगा किसी के कोई पल्ले नहीं पड़ने वाली चीज़ है। सर एक्चुअली लास्ट 2 क्लासेस नहीं लेना है इसीलिए अब थोड़ा समझ नहीं आ रहा। देखें ये दूसरी क्लासेस से अभी रिलेटेड नहीं है आप इसको उससे रिलेट करें ही ना ठीक है चीज़ों को उस चीज़ से रिलेट ना करें जो चीज़ हम यहाँ पे भी कवर करें इसे कम से कम आप नोट्स बना लें नोट्स लें ठीक है। ये एक नाम बोला गया है क्यों बोला गया है उस पर बाद में रिसर्च कर लीजिएगा कोई इश्यू नहीं है या जब आप काम कर रहे होंगे लाइक देखने कभी एरर आ जाता है ये सारा इसी कंटेक्स्ट में है कभी एरर आ जाता है तो आपको कहीं ना कहीं याद तो आ जाएगा ना किसी लाश आपको देखे ना हमारे दिमाग के 2 खाने होते हैं ना एक शऊर का खाना एक लाशऊर का खाना होता है तो कहीं ना कहीं लाशऊर में आपकी ये चीज़ पड़ी तो होगी ना कि हमने ये चीज़ कुछ डिस्कस की थी इस हवाले से कुछ हो सकता है
तो मैं भी इस तरह कुछ आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी रहे। अभी तो मुश्किल हो रही है क्योंकि ये सारी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन जब आप इसको मज़ीद एक्सप्लोर करते जाएँगे तो आपके ये लाशऊर के अंदर ये चीज़ें तरतीब में आती जाएँगी। खैर मैं फिलॉसफर तो नहीं हूँ, लेकिन जो लोग समझते हैं वो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। राइट? ओके, तो क्लास एक्सप्रेशन यहाँ नाम से जा रहा है एक्सप्रेशंस, ठीक है ना? एक्सप्रेशन बनाते हैं वो, आपने देखा होगा एक्सप्रेशन क्या होता है? सिंगल लाइन के अंदर ही हम काम कर लेते हैं, या जैसे वेरिएबल बनाते हैं उसमें फंक्शन स्टोर कर लिए, है ना? एक्सप्रेशन जब मैथमेटिक्स के अंदर आप एक्सप्रेशन लिखते हैं तो वो एक लाइन के अंदर जो आप लाइन लिख रहे होते हैं, यानी कि सारे के सारे जो कोड लिख रहे होते हैं x इज इक्वल टू समथिंग एल्स, वो उसको एक्सप्रेशन बोलते हैं ना, सिंपल। तो ये भी उसी तरह से कुछ है कोडिंग के अंदर भी, कि हम एक ही लाइन के अंदर कुछ कोड लिखने जा रहे हैं, एक ही असाइनमेंट के अंदर, यहाँ एक ही प्रोसेस के अंदर। अच्छा, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं दूसरे तरीके से। इन दिस कोड वी आर एक्सप्लोरिंग क्लास एक्सप्रेशंस सिमिलर टू क्लास डिक्लेरेशन। देखिए क्लास डिक्लेरेशन क्या है, मतलब जब हम क्लास डिक्लेयर कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि हम ये क्लास बनाने वाले हैं, क्लास नाम दे के उसका, जो भी हम नॉर्मल जिस तरह क्लासें बनाते हैं उसको क्लास डिक्लेरेशन कहते हैं। अब जब हम करने वाले हैं वो एक्सप्रेशन, ठीक है, ये इससे डिफरेंस थोड़ी सी, काम इसका सेम है, ईच एंड एवरीथिंग सेम है, जस्ट इसको लिखने का या तो इम्प्लीमेंट का थोड़ा सा फर्क है, वो हम देख। यू कैन यूज क्लास एक्सप्रेशंस wherever you use an expression that is as part of an extends class। बात का तो होती है ना चीजें ऐसे हम लिखने के अंदर, ये सिर्फ लिखने के एतबार से देखें ना, कई दफा हमें कंफ्यूजन हो जाती हैं या रीडेबिलिटी में मसले आते हैं, तो वहां पे हम एक्सप्रेशंस को भी यूज कर सकते हैं, एक दूसरा तरीका जहाँ पे हम जस्ट एक्सटेंड कर रहे हैं। अच्छा, ये क्यों जरूरत पेश है इसका, है ना, बहुत बड़ा मसला आता है। हम बार बार क्लास लिख रहे होते हैं, ठीक है, डिक्लेयर कर रहे होते हैं, जहाँ पे हम जरूरत होती है ना, मतलब एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, तो लेकिन हमें तो आर्जी तौर पे कोई एक्सटेंशन चाहिए होती है। जैसे अभी रीसेट का मेथड है, मिसाल है, पहले क्लास के अंदर मौजूद नहीं था, अब आप चाहते हैं कि इसको पहले एक्सटेंड करें, एक्सटेंड करने के बाद उस क्लास के अंदर रीसेट का मेथड अप्लाई करें और उसकी फिर इम्प्लीमेंटेशन बताएं, है ना? तो मतलब थोड़ा सा ये कि आपको फ्लो बनाना पड़ता है फिर कोडिंग का, और पैटर्न भी चेंज होने शुरू हो जाते हैं। तो उस सारी चीज़ों, ये मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल पे थोड़ी सी बात करूँ, लाइक मीन्स के जब हम ये क्लासेस को थोड़ा सा एडवांस लेवल पे यूज करते हैं, तो वहाँ पे इस चीज़ से बचने के लिए हम कुछ इस तरह के काम कर लेते हैं, एक्सप्रेशंस बना लेते हैं, ठीक है, सिंपल बेनाम क्लासें, नाम देने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब हम इसको डिक्लेरेशन की तरह यूज करना है तो उसके स्टार्ट में जस्ट वेरिएबल का नाम लिख लेते हैं, यानी क्लास का नाम पहले, या जिस तरह वेरिएबल बनाते हैं सेम वही चीज, सिंटैक्स देखें ना वही है, सेम। अच्छा, ठीक है, फर्स्ट वी डिफाइन एन एनोनिमस क्लास एक्सप्रेशन विद द सिंगल मेथड कॉल्ड रीसेट, दिस मेथड सिंपली रिटर्न्स ट्रू। तो ये एक सिंपल एक एनोनिमस क्लास बनाई है। एनोनिमस क्यों कहा गया, ये इतनी क्लास का सिंटैक्स देखें, इसमें क्लास का नाम नहीं है ना, क्लास के बाद कोई नाम ही नहीं दिया हुआ हमने। जिस तरह पिछले देखें जेनेरिक्स के अंदर हम कोई क्लास बना रहे हैं तो उसका नाम दे रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पे एक्सप्रेशंस के अंदर हम कोई नाम नहीं दे रहे, तो ये हो गया एनोनिमस क्लास, इसको हमने स्टोर कर लिया वेरिएबल के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे देखें उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुई। नाउ लेट्स क्रिएट अ स्टेट हैंडलर क्लास दैट एक्सटेंड्स आवर एनोनिमस क्लास। अब हमने कोई एक क्लास बनाई है स्टेट हैंडलर, अब ये एक्सटेंड कर रही है इस एनोनिमस क्लास को, ठीक है, मतलब देखने में तो वही लग रहा होगा यार, चीज तो वही है, लेकिन ये सिनेरियो जब आप चेंज होते जाते हैं ना तो ये आप फिर समझ में आती है कि कैसे हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने जस्ट समझने के लिए सिनेरियो वही सेम रखा हुआ, उसके बाद हमने कंस्ट्रक्टर बनाया और सुपर को कॉल कर दिया। अच्छा, इसमें भी कंफ्यूजन हो रही थी, लेकिन मेरे ख्याल इसको मुझे एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए, फिर ज्यादा और चीजें लाइक गड़बड़ हो जाएंगी। जो हम चाइल्ड क्लास बनाते हैं, चाइल्ड क्लास के अंदर जो कंस्ट्रक्टर बनाते हैं उसमें सुपर कॉल कर देते हैं। ये जो सुपर है, ठीक है, इस पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा, ठीक है। जब भी हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं उसमें हम सुपर कॉल करते हैं, लेकिन अगर मैं ये कंस्ट्रक्टर कॉल ही ना करूं तो मुझे सुपर कॉल करने की भी जरूरत नहीं, ठीक है। जब देखें शर्त है, ये शर्त लग गई है ना, जब भी चाइल्ड के अंदर कंस्ट्रक्टर बनाना है या कंस्ट्रक्टर मतलब हमने खुद का लिखना है तो उसमें आपको पहले सुपर कॉल करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं कि जो पेरेंट क्लास है उसकी प्रॉपर्टीज एज इट इज आए, ठीक है, या उसमें एरर ना आए, तो आपको सुपर कॉल करना पड़ेगा।
ये शर्त लग गई इसके साथ, लाइक चाइल्ड यानी कि चाइल्ड क्लास के साथ, चाइल्ड क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर बनाया, उसमें सुपर कॉल होना ही होना। तो ये अंडरस्टूड है, मतलब आप सिंपल समझ लें कि आपने चाइल्ड जब बना रहे हैं, यानी कि जब एक्सटेंड का कीवर्ड यूज कर रहे हैं, उसमें अगर आप कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं तो सिंपल उसमें सुपर कॉल करना ही करना है, सीधी सी बात है। आप सिंपल ये लिख लें कि बस ये करना ही करना है, कॉल द कंस्ट्रक्टर ऑफ द पेरेंट क्लास। तो सिंपल सी बात है ये, इसके पेरेंट के, हालांकि यहाँ पे हमने डिफाइन नहीं किया हुआ, लेकिन जब डिफाइन भी नहीं किया हुआ तो पीछे बिहाइंड द सीन उसने कंस्ट्रक्टर तो कुछ बनाया होगा ना, इस रीसेट को कुछ ना कुछ असाइन करने के लिए। तो वो जो भी हिडन होगा या जो भी, चाहे वो एम्प्टी हो, उसको कॉल करना जरूरी है। तो यहाँ पे वो उसको कॉल करेगा, चाहे वो कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा। एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं इसको। क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ अ स्टैंड हैंडलर, जब हम इसका इंस्टेंस बना रहे हैं, देखें ना, इसका इंस्टेंस बना रहे हैं न्यू कीवर्ड के जरिए हैंडलर, और हैंडलर डॉट रीसेट कॉल कर रहे हैं, ठीक है ना, सिंपल सा है लॉजिक, सिंपल सी चीज है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट सिर्फ ये था, हमने ये देखा क्लास बनाने का, मतलब सारे ये टॉपिक का नाम असल ये है बस। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल 2 के अंदर, यू कैन यूज दिस एनोनिमस क्लास जस्ट लाइक एन अदर क्लास, जिस तरह हम दूसरी क्लासें यूज कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस यू कैन ऐड मोर मेथड्स और प्रॉपर्टीज टू इट, इवन दो इट्स एनोनिमस इट हैज ऑल द सेम कैपेबिलिटीज एज नेम्ड क्लास डिक्लेरेशन। अब यहाँ पे देखें दो चीजें आ गई, इवन दो इट्स एनोनिमस, अगरचे एनोनिमस है लेकिन फिर भी इसकी सारी कैपेबिलिटीज ऐसे ही हैं जैसे हम नेम्ड क्लास बनाते हैं। तो इट मींस ये जो हम क्लासें बनाते हैं ये नेम्ड क्लासें होती हैं, ठीक है। यहाँ से आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, इसमें कोई क्वेश्चन है किसी का, कोई कंफ्यूजन हो रही हो या कोई एक्स्ट्रा चीज पूछना चाह रहे हैं? एनोनिमस क्लास किस लिए यूज करते हैं ये अभी भी क्लियर नहीं हुआ। लाइक अगर नॉर्मल क्लास में भी वही काम हो रहा है तो स्टिल हमें एनोनिमस क्लास क्यों चाहिए, वो पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है। ओके ओके, असल में मैं वही सारी डिस्कशन कर रहा था, तो खैर इसको थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं। एनोनिमस क्लास जब हम बहुत ज़्यादा टफ टाइम में फंस जाते हैं, लाइक कॉम्प्लेक्स कोड के अंदर फंस जाते हैं, तो उस वक्त ये एनोनिमस क्लास बना लेते हैं, ठीक है। उस वक्त इस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं होती, आप यहाँ पे डायरेक्ट एक्सटेंड्स और आगे क्लास का नाम डाल देते हैं। ये उस वक्त ज़रूरत होती है जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज बनते हैं, राइट। सिंपली यहाँ पे हमने जस्ट इसकी नोटेशन देखनी थी कि इसको लिखते कैसे हैं, ठीक है। मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपको यूज नहीं करना है कोई मसला नहीं है, जरूरी नहीं है कि हमने ये इसको यूज करना ही करना है। लेकिन फॉर इंस्टेंस आप जब आप लाइब्रेरीज लिख रहे होंगे या एडवांस लेवल पे कोड कर रहे होंगे तो आपको ये फिर टर्म्स वहां पे यूज करनी पड़ेगी। अब अगर फॉर इंस्टेंस कोई पूछे आपके कि क्या हम क्लास को एनोनिमस रख सकते हैं, बस इतनी सी बात है, क्या क्लास को हम एनोनिमस रख सकते हैं, या आपको या आपके साथ कोई दूसरा डेवलपर है वो बातचीत कर रहा हो, वो कहे कि हम यहाँ पे हम ना इसका सोल्यूशन ये है, यानी कि कुछ सोल्यूशन दे रहा हो, वो कहे कि हम यहाँ पे एनोनिमस क्लास यूज कर सकते हैं, तो कम से कम आपको नोटेशन का तो पता होना चाहिए ना। तो यहाँ पे जस्ट ये देखें कि ये नोटेशन है, एनोनिमस क्लास बना सकते हैं। और बाज का इसको हम यूज कर लेते हैं जब हम कम्प्लेक्स, जस्ट ये राइटिंग के पर्पज से है, कोड राइटिंग के पर्पज से, कोड लिखते हुए बाज का, ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं एक्सटेंड करने में, या कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज हमने ऐड करनी होती हैं, राइट। जैसे यहाँ पे जस्ट रीसेट है, ठीक है, तो जब हम उसको यूज कर रहे होंगे तो यहाँ पे उसमें कंडीशंस लगानी होती हैं, राइट। या जेनेरिक्स देख लें, जेनेरिक्स, अच्छा जेनेरिक्स के केस में देख सकते हैं इसको, माई ऑब्जेक्ट जैसे यहाँ पे पास किया तो यहाँ पे अब इसकी जगह पे एनोनिमस क्लास पास कर सकते हैं, है ना, सिंपल सी चीज है ना, राइट। तो इस तरह यानी कि कॉम्बिनेशन के साथ आप यूज कर सकते हैं। सो जस्ट मेन पॉइंट यही था, आप जस्ट ये सिंटैक्स देख लें तो ज्यादा टाइम इस पे नहीं लगाते, अगले पे चलते हैं। ओके, बाकी लोगों को ये सारा क्लियर? मैं सिर्फ इस टॉपिक की बात नहीं कर रहा, पिछले सारे टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ कि उसके हवाले से सारी चीजें क्लियर हैं। ओके डन वो सर इंशाल्लाह। ओके ठीक हो गया इंशाल्लाह। अब आते हैं हम जनरेटर्स के ऊपर। अच्छा ये जनरेटर्स ये वही वाले समझ लें कि बिजली वाले जनरेटर्स ही हैं, लेकिन यहाँ पे इसका बड़ा फायदा होता है। अच्छा इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम, इसको ना थोड़ा सा आराम से चलते हैं, कोई मसला नहीं। अभी मेरे ख्याल से आधा घंटा हमारा वैसे ये भी निकल गया है, तो इसको भी आराम से ही कर लेते हैं।
अच्छा, जनरेटर्स बेसिकली क्या है? जिस तरह हमने इटरेबल्स की बात की थी पहले मैंने बोला था कि इटरेबल्स क्या होंगे, कि जो हम रिपीट कर रहे होते हैं चीज़ों को। अब हम कुछ इस तरह का फंक्शन चाहते हैं कि जब हम उस फंक्शन को कॉल करें तो वो कोई मौजूदा वैल्यू रिटर्न कर दे और फंक्शन जो है ना वो रुक जाए वहां पे, यानी कि उस वैल्यू को परसिस्ट कर ले। पॉइंटर समझते हैं? पॉइंटर लाइक जो अच्छा ये C++ वगैरह या बाकी की लैंग्वेजेस में है थोड़ा सा कंसेप्ट। जी सर। तो हाँ चलें, आपको तो होगा लेकिन बाकियों को लिए प्रॉब्लम है, तो मैं थोड़ा सा वो सोच रहा हूँ कि सर वैसे वो कैसे है भी कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है ना, लेकिन यहाँ पे हम इसको सिंपल समझ सकते हैं। ये बड़ा फायदेमंद है यहाँ पे ना चीज। अच्छा देखें, जब भी आप उस फंक्शन को कॉल करें, ठीक है, तो वो उसकी स्टेट को उस वक्त स्टोर कर ले कि उसने क्या रिटर्न किया है, ठीक है, उसको याद रख ले। जब मैं दोबारा उसको कॉल करूं तो वो उसे अगले वाली, ठीक है, चीज दे। ठीक है ना, ये ऐसे ही है, किसी बंदे से आप पूछे ना कि मतलब आपने ऑर्डर किया है, फॉर इंस्टेंस आपने ऑर्डर किया है, आपने एक चाय का कप मंगवाया, जैसे हमारे साथ अक्सर होता है, हम मीटिंग में बैठे होते हैं ना, तो हमें नहीं पता लगता कि हमने कितनी चाय पी ली है। तो मिसाल मैं जस्ट इसको यहाँ पे करता हूँ। तो हम जब भी चाय मंगवाते जा रहे हैं, तो वो वहां पे देखे ना काउंटर लगा हुआ है, उन्होंने काउंट कर लिया हुआ है कि पहले हमने एक मंगवाया फिर 2 मंगवाया, यानी कि इस कस्टमर ने कितने मंगवा रहा है। अब वो बंदा जो है वो सिर्फ वो एक बंदा स्पेसिफिक वो याद रख रहा है उस वक्त, ठीक है ना। पहले हमारे कितने हो चुके, हम नया तो नहीं मंगवा रहे थे ना, नया ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, लाइक मींस वो प्रीवियस के अंदर स्टोर हो रहे हैं कि पिछले के हमने पैसे अभी पे नहीं किए हैं ना, तो वो अगले वाले ऑर्डर को समझ रहा है कि अब 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, इस तरह से। ठीक है, सिंपली ये समझ लेते हैं। अब जनरेटर्स में भी कुछ इस तरह से है कि जब मैं पहली दफा फंक्शन कॉल करूं तो ये जो भी वैल्यू रिटर्न करे या जो भी प्रोसेसिंग करे उसको याद कर ले कि मैंने ये प्रोसेस किया था, और जब मैं दोबारा फिर से उसको कॉल करूं, ठीक है, तो जहां मैंने प्रोसेसिंग छोड़ी थी उसी से आगे शुरू करे। ठीक है, प्रोसेसिंग वही करे लेकिन पहली वाली को याद रखे, फिर अगली वाली प्रोसेसिंग वहां से स्टार्ट करे। इसको थोड़ा सा एग्जांपल से देखते हैं, मे बी और पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा ये। अच्छा, यहाँ पे एक फंक्शन बनाया हुआ है, तो कह रहा है दिस जनरेटर फंक्शन डेमोन्स्ट्रेट्स हाउ टू क्रिएट एन इटरेबल सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज तो मीन जब भी हम कॉल करेंगे तो कोई सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज ही आ रही होंगी ना। एक दफा कॉल किया एक वैल्यू आई, दूसरी दफा कॉल किया दूसरी वैल्यू, तो एक सीक्वेंस बन गया। यूजिंग द यील्ड कीवर्ड, इसमें हम कीवर्ड यूज करते हैं यील्ड के नाम से। रिटर्न भी यूज करते हैं लेकिन रिटर्न की तरह ही है कुछ, यील्ड यूज करते हैं। Execution of the generator is paused until the next iteration is invoked. मैं ये लाइन रिपीट करता हूँ। Execution of generator is paused, ठीक है, paused until the next iteration is invoked. Invoke होता है जो हम चलाते हैं ना, जब फंक्शन कॉल करते हैं उसको कहते हैं इन्वोक करना, और जनरेटर इस फंक्शन को कह रहे हैं। एक ऐसा फंक्शन जब एक दफा कॉल किया, कॉल होने के बाद पॉज हो जाए, फिर दोबारा कॉल किया तो जहां से हमने पॉज किया तो वहां से स्टार्ट हो। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं सर? जस्ट पॉज करना मकसद है, यानी कि एक फंक्शन चला है और किसी जगह पे हमने उसको पॉज करना है, जब दोबारा उसको कॉल करें तो जहां से पॉज किया था वो आगे से रिज्यूम हो जाए। अच्छा, जनरेटर बनाने की नोटेशन थोड़ी सी देख लें, इसको थोड़ी सी बस देख लें, बाकी चीजें तो वही है ना जेनेरिक, जो हम इस पे बोली जाए जितना बोली जाए वो कम है, लेकिन जस्ट आप नोटेशंस को देख लें कि इसको बनाते कैसे। हम उसी तरह से फंक्शन का कीवर्ड यूज करते हैं। एक दफा ये सेकंड लाइन को रिपीट कर दे। ओके, अच्छा, इसको मेरा ख्याल है इसको थोड़ा सा ये देख लेते हैं, फिर मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। मे भी हो सकता है और आपका पॉइंट क्लियर हो जाए, चीजें और जरा हायर लेवल के ऊपर क्लियर हो जाएंगी। हम इसको बनाते कैसे हैं, बेस्ट फंक्शन का कीवर्ड और उसके आगे स्टार अप्लाई होता है, स्टार फंक्शन स्टार, ये इकट्ठा ही लिखना होता है, इसमें स्पेस नहीं देनी, ये याद रखिएगा। ठीक ना, फंक्शन स्टार, फिर आगे फंक्शन का नाम या जनरेटर का नाम, जैसे जहाँ पे जनरेटर एफएन लिखा हुआ, आगे उसकी टाइप दी हुई है कि इटरेबल आइटरेटर, जस्ट ये समझ लें बस एक टाइप है, ठीक है, और कुछ नहीं है। जस्ट आप इतने सिंटैक्स को देखें, फंक्शन है, जनरेटर फंक्शन है, उसकी टाइप दे दिया और वो क्या कर रहा है, रिटर्न क्या कर रहा है, स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। आइटरेबल आइटरेटर है और रिटर्न क्या कर रहा है, ये देखें यहाँ पे जेनेरिक्स यूज हो गया, सिंपल वही देखें कंसेप्ट, स्ट्रिंग ले रहा है और उसके रिटर्न टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग। हालांकि ये बिल्ट इन है लेकिन ये अब जेनेरिक्स यहाँ पे ले रहा है कि हम यहाँ पे जस्ट
जो स्क्रीन पे प्रिंट करवाएंगे या इस आइटरेटर से या इस जनरेटर से जो भी लेंगे उसकी टाइप स्ट्रिंग होगी। पहला टास्क, यील्ड द वैल्यू फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले हमने यील्ड कर दिया फर्स्ट वैल्यू। मैं जैसे सिंपल है एग्जांपल है कि यील्ड कर दिया फर्स्ट वैल्यू, अब ये इसको रिटर्न करेगा फर्स्ट वैल्यू और यहाँ पे फंक्शन पास हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू यील्ड करके यहाँ पे फंक्शन पास हो जाएगा। ठीक है, इस फंक्शन को जब कॉल करेंगे, फिर जब दोबारा से कॉल करेंगे फिर यहाँ पे आके ये यील्ड करेगा, फिर पास हो जाएगा। फिर तीसरी दफा कॉल किया, यील्ड करेगा, पास हो जाएगा। फिर जब इससे अगली दफा कॉल करेंगे तो ये फंक्शन एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा, यानी कि ये बताने के लिए कि भाई आपके जो प्रोसेसेस थे ये कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, इसको देखते हैं कि मतलब ये क्या रिटर्न करेगा और क्या क्या चीज सिनेरियोस हो सकते हैं। सबसे पहले हम उसी जनरेटर का एक इंस्टेंस बनाते हैं, जनरेटर फंक्शन कॉल किया। अच्छा, ये भी देखें, इसमें न्यू कीवर्ड यूज नहीं हुआ है, जस्ट हमने वो फंक्शन देखें कॉल किया है और उसको जनरेटर के अंदर स्टोर कर लिया है। जनरेटर फंक्शन को कॉल किया और जनरेटर में स्टोर कर लिया। ये चीज को समझिए, कंफ्यूज ना होइएगा वो दूसरी क्लासेस के साथ। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। फंक्शन को कॉल किया, उसके इंस्टेंस को स्टोर कर लिया जनरेटर के अंदर। फिर एग्जांपल 1 के अंदर देखते हैं हम इसको किस तरह किन तरीकों से यूज कर सकते हैं। पहला तरीका लूप के जरिए, यानी कि जिस तरह फॉर लूप है, एक फॉर ऑफ लूप होती है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर मल्टीपल टाइप्स हैं, फॉर इन भी लूप भी है, फॉर ऑफ लूप है। ठीक है, एक जेनेरिक लूप भी है जैसे हम नॉर्मल यूज कर रहे होते हैं दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर, फॉर आई इज इक्वल टू 0, फॉर आई लेस देन ग्रेटर देन समथिंग। तो मींस मल्टीपल टाइप्स के लूप्स हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे फॉर ऑफ यूज कर रहे हैं एक किस्म। फॉर कांस्ट वैल्यू ऑफ जनरेटर, हम जनरेटर जो जनरेटर है ये एक, अच्छा यहाँ पे एक समझ लें जनरेटर एक लूप है, यहाँ एक अरे है। ठीक है, कंसीडर करते हैं, यहाँ पे अज्यूम करते हैं, उसमें से हम एक एक वैल्यू पकड़ते जा रहे हैं और कंसोल पे लॉक करवाते जा रहे हैं। अब जब ये लूप चलेगी ना, ठीक है, वैल्यू ऑफ जनरेटर, तो जब ये इसके ऊपर कॉल हो रही होगी तो ये जनरेटर को भी कॉल कर रही होगी ना, पीछे बिहाइंड द सीन्स इसको कॉल कर रही होगी ना। तो जब इसको कॉल करेगी तो क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, ये वाली। बाय डिफॉल्ट ये समझिए, जब हम लूप में से कोई चीज निकालते हैं, अच्छा ये इटरेटर की एक खसूसियत है, जब हम इसको देखें लूप के अंदर चलाते हैं तो ये खुद कॉल हो जाती है। इसका प्रोटोटाइप कुछ इस तरह से बना हुआ है पीछे। जब हमने उसमें से कोई वैल्यू निकालना चाहिए, इसको ये समझ दो कि ये अरे है, अरे भी एक ट्रिपल होती है, इटरेटर होती है। ठीक है, ट्रिपल थिंग्स। तो उसने वो वैल्यू निकाल के वैल्यू प्रिंट कर दी और जनरेटर को पॉज कर दिया। ठीक है, किसी स्टेट के अंदर, यानी कि फर्स्ट टाइम कॉल किया या पहली दफा जब लूप चली तो यहाँ पे उसने प्रिंट करके पॉज कर दिया। फिर जब ये लूप चली, फिर वैल्यू ऑफ जनरेटर, तो दूसरी वैल्यू उसने रिटर्न कर दी और पॉज हो गया। फिर तीसरी वैल्यू रिटर्न कर दी, पॉज हो गया। और जब फोर्थ टाइम चला है, यानी कि चौथी दफा चली, तो उस दफा इसने नल रिटर्न कर दिया। तो नल वैल्यू के ऊपर फॉर लूप तो बंद हो जाती है, ऐसे नहीं सिंपल, यानी कि अरे में से एलिमेंट्स खत्म हो गए हैं तो ये अंडरस्टूड हो जाएगा, इसको लूप टर्मिनेट कर देगा, खत्म कर देगा। तो सिंपल क्या इटरेटर समझ रहे हैं, यहाँ पे इटरेटर क्या चीज है, एक फंक्शन है जो कॉल होता है, वैल्यू रिटर्न करता है और फिर एक रुक जाता है कहीं पे, यानी कि अपना समझ लें कि इस इशारे पे रुक जाता है, फिर दोबारा चलता है, फिर अगले इशारे पे रुक जाता है, फिर चलता है, फिर अगले इशारे पे। तो इशारा मीन्स पॉइंटर, वो समथिंग एल्स, वो चीजें दूसरी लैंग्वेज को भी आप अगर आपने थोड़ा बहुत किया हुआ है तो समझ जाएंगे। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आप जस्ट ये समझ लें कि एक फंक्शन है, जब वो चलता है तो एक वैल्यू दे के रुक जाता है, पॉज हो जाता है। ठीक है, अच्छा इसमें एक कंडीशन होती है कि ये खुद को टर्मिनेट नहीं करता। सर ये पॉइंटर ये वेरिएबल्स की तरह होते हैं ना? यार वो एक डिफरेंट कंसेप्ट है, वेरिएबल की तरह ही होते हैं लेकिन वो रेफरेंसेस होते हैं। सर इसमें हम जैसे हम मेमोरी लोकेट कर सकते हैं, बिल्कुल कुछ इस तरह से। अच्छा ये तो एक डिफरेंट बात होती है जी। सर मैंने आपसे ये पूछना था कि ये आपने 3 दफा किया और फिर उसके बाद चौथी दफा में वो खत्म हो जाएगी, तो क्या ये लाजमी है कि 3 दफा के बाद चौथी दफा खत्म हो जाएगी, या इसका भी हम कम या ज्यादा कर सकते हैं? बिल्कुल, इसमें आप अपनी लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे इफ एल्स कंडीशंस लगा सकते हैं।
लेकिन यहाँ पे इसका डिफॉल्ट बिहेवियर यही होगा कि जब इसका यील्ड का लास्ट वाला यील्ड खत्म हो जाए, अब देखें ना, जरूरी नहीं कि आप ये 3 दफा लिखें, यहाँ पे आप लूप चला सकते हैं, कोई कंडीशन लगा सकते हैं, इफ दिस हैपन तो यहाँ पे ये कर दो, अगर ये हो तो ये कर दो, ठीक है, तो ये पास हो जाएगा, यानी कि उस स्टेट के अंदर जस्ट यील्ड करेगा और उसी स्टेट के अंदर पास, चाहे वो लूप के अंदर है, इवन अगर ये इस लूप के अंदर वो हमने यील्ड लगाया होता ना, यही लूप इसके अंदर डाल देते, तो ये उस लूप के अंदर ही वो पास हो जाता, ठीक है। अच्छा, पास क्यों होता है यहाँ पे? पास बोलना वैसे ना थोड़ा सा जैसे ये समझने के लिए हम यूज कर रहे हैं, मैं असल स्टेट यहाँ पे इसकी ये बताता हूँ, असल स्टेट इसकी क्या होती है। अच्छा, जो इन्होंने आई थिंक मैंने नोट किया होगा यहाँ पे, ओके। अच्छा, इसका बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर ये होता है, ये फंक्शन टर्मिनेट नहीं होता, टर्मिनेट मतलब खत्म नहीं हो जाता है, ये हार्ट होता है। हार्ट का मतलब समझते हैं ना, हार्ट, HALT, हार्ट, हार्ट हो जाता है, यानी कि स्टैंड बाय हो जाता है, रुक जाता है, स्टैंड बाय पे चला जाता है। अच्छा, एग्जांपल से देखते हैं। ये एग्जांपल 1 तो आपने देख लिया कि लूप के जरिए हम आइटरेटर को चला सकते हैं। दूसरा एग्जांपल है नेक्स्ट कीवर्ड के जरिए या नेक्स्ट मेथड के जरिए। आइटरेटर के अंदर ना 3 बाय डिफॉल्ट मेथड्स होते हैं, उसमें से एक नेक्स्ट है, दूसरा थ्रो का है, यानी कि एक्सेप्शंस के लिए, ठीक है, यानी कि जो हम एक्सेप्शन थ्रो करते हैं, तो आप नॉर्मली ये मोस्टली यही 2 यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा मजीद स्टडी कर लीजिएगा इन केस अगर आप इसको यूटिलाइज करना चाहें इस मेथड से। लेकिन बाय डिफॉल्ट आप ये रखिए कि हम इसको नेक्स्ट के मेथड से भी यूज कर सकते हैं, एक लूप के जरिए, दूसरा नेक्स्ट का मेथड। इसको देखते हैं ये क्या कर रहा है। हमने एग्जांपल 2 लॉक करवाया, उसके बाद हमने कहा कि नेक्स्ट 1 जनरेटर डॉट नेक्स्ट। अच्छा देखिए, सबसे पहली दफा जब हमने जनरेटर को कॉल करना है ना, तो देखिए डॉट नेक्स्ट मेथड से कॉल, यहाँ पे ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा था ना, लेकिन यहाँ पे हम इसको प्रोग्रामेटिकली कॉल कर रहे हैं। जब हमने इसको कॉल किया तो ये रिटर्न करके यील्ड हो गया यहाँ पे, ठीक है, यील्ड करके रुक गया, यहाँ पे पॉज हो गया। फिर उसके बाद दोबारा से जब हमने नेक्स्ट कॉल किया तो फिर वो दूसरी वैल्यू रिटर्न कर दी और पॉज हो गया, यानी कि जहाँ पे आउटपुट होगी फर्स्ट वैल्यू, फिर सेकंड वैल्यू, फिर थर्ड वैल्यू, ठीक है, जितनी दफा आप नेक्स्ट कॉल करेंगे। अब जब आप फोर्थ टाइम नेक्स्ट कॉल करेंगे तो वो उसकी डिफरेंट टाइप हो जाएगी, ठीक है। वो क्या टाइप होगी मैं उसको भी करवा देता हूँ, यहाँ पे मैं नोटेशन बता देता हूँ। नोटेशन क्या होगी, फॉर इंस्टेंस हम नेक्स्ट 4 करते हैं और इसी को क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जब हम नेक्स्ट 4 को प्रिंट करवाएंगे तो ये एक ऑब्जेक्ट दे रहा होगा कुछ इस तरह से, उसमें एक वैल्यू नाम की प्रॉपर्टी होगी जो कि होगी नल, इसके बाद एक और प्रॉपर्टी होती है डन, तो वो ट्रू कर देगी, कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, ठीक है। ये जस्ट समझने के लिए इस पे ज्यादा जोर ना, जस्ट समझ लें कि कुछ इस तरह से ये बिहाइंड द सीन चीजें होंगी। तो हम 2 तरीकों से यूज कर सकते हैं जनरेटर्स को, एक लूप के अंदर, दूसरा नेक्स्ट। तो ये हमारे एक तरह से पॉइंटर्स होते हैं। अच्छा, इसके बहुत सारे यूज केसेस हैं, वो आप देखेंगे जब मसलन आप चाहे तो आप जीपीटी से लिखवा लें, किसी से भी कोड लिखवाएं, तो कम से कम आपको आइडिया होना चाहिए कोड काम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट था बेसिकली पीछे बिहाइंड द सीन के, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज आपका क्वार्टर तो कंप्लीट हो गया, सारा कुछ हो गया, लेकिन आप ये पॉइंट चीजें भी ज़हन में रखें कि ये भी एक चीजें इसमें अवेलेबल है टाइपस्क्रिप्ट के अंदर या जावास्क्रिप्ट, ठीक है। यहाँ पे कोई अगर किसी को आइडिया है, कोई यूज केस को बताना चाहे या कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऐड करना चाहे तो प्लीज वो अपना ऐड कर ले, अदरवाइज हम खत्म करते हैं क्योंकि चीजें हमारी क्लियर हो गई है यहाँ पे। रिडक्स में यूज होता है, ओके, रिडक्स सागा। कोई सिंपल सी बताए ना यार, रिडक्स हमें क्या पता रिडक्स क्या चीज होती है। बाकी तो जब बेसिकली अगर आपने जो एपीआई कॉल की है तो आप जो है ना चाह रहे हैं कि पहले जो है ना वो लोडिंग जो है ना लोडिंग स्टेट हो, ठीक है, और जब लोडिंग स्टेट से जो है ना फिर उसके बाद जब एपीआई से कॉल आए वो एक स्टेट हो, वो सक्सेस स्टेट होगी, और एक स्टेट होगी फेलियर की स्टेट्स। तो ये 3 स्टेट जो है ना हैंडल करने के लिए जो है ना फिर वो हम सागास यूज करते थे, तो उसमें जनरेटर यूज होता है। बिल्कुल ऐसे ही, ओके। ये कुछ प्रोमिसेस की तरह का है ना, समझने के लिए मुझे कह सकते हैं एसिंक्रोनस की तरह जैसे, बिल्कुल वही चीज है।
वही चीज़ आप कंसेप्ट को मतलब उसको थोड़ा समझने के लिए यानी कि रेफर कर सकते हैं, लेकिन ये आपने देखा हुआ चीज़ तो डिफरेंट है। अच्छा जैसे भाई ने एग्जांपल दी है, तो आप जैसे आप प्रोमिसेस यूज़ करते हैं ना, उसमें जब उसको प्रॉमिस को पहली दफ़ा कॉल करेंगे तो वो उसकी स्टेट जो एग्जिस्टिंग होगी वो रिटर्न करेगा। जब दूसरी दफ़ा कॉल करेंगे तो वो अगली जो स्टेट होगी वो यील्ड कर देगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। अच्छा, एक यूज़ केस और भी होता है जो हम मोस्ट कॉमन यूज़ करते हैं, जो बेस्ट यूज़ केस है ना, मोस्ट कॉमन जहाँ पे हम जनरेट मतलब वैसे तो चाहे करें ना करें, लेकिन एक मोस्ट कॉमन होता है जब हम डेटाबेस का लिंक बनाते हैं या जब हम कोई फाइल ओपन करते हैं। ठीक है, या हमें कोई लिमिटेड एपीआई को कॉल करना हो, तो एपीआई से मेरी मुराद यहाँ पे ये आपकी एपीआई नहीं है जो आप एपीआई यूज़ करते हैं। एपीआई से मेरी मुराद है जैसे सेट टाइम आउट का कोई फंक्शन कॉल कर दिया, फाइल ओपन का फंक्शन आपने कॉल किया हुआ है। देखें, जब आप कोई फाइल ओपन करते हैं ना, ठीक है, मसलन ये ब्राउजर के अंदर कोई फाइल ओपन है मिसाल है, तो वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को बता रहा होता है कि ये फाइल मैंने ओपन की हुई है। तो अक्सर आपने देखा होगा जब हम इसको डिलीट करने जाएं या कुछ है तो वो एरर देता है कि दिस फाइल ओपन इन अनदर प्रोग्राम। तो अब ये फ्लैग सेट हो जाता है कि फाइल किस जगह पे ओपन है किसी प्रोग्राम के अंदर, तो हम उसमें अंदर कोई प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो कैसे इंप्लीमेंट होगा, मैं उसको थोड़ा सा मजीद के लिए करता हूँ। अब से जरा गौर कीजिएगा। हम पहली दफा फाइल ओपन करेंगे और फंक्शन को यील्ड कर देंगे। ठीक है, फाइल को ओपन कर देंगे और फंक्शन को यील्ड कर देंगे, और जैसे ये फंक्शन बंद होगा, ठीक है, बंद होगा तो वो ऑटोमेटिकली यील्ड से अगले वाला फंक्शन चल पड़ेगा, वहां पे हम फाइल को क्लोज कर देंगे। अब इससे फायदा ये होता है बाज का आपका प्रोग्राम क्रैश कर जाए या आप अनएक्सपेक्टेडली बंद हो जाए या आपका फंक्शन यानी कि रुक जाए या किसी और स्टेट के अंदर यानी कि एसिंक्रोनस कॉल या सिंक्रोनस कॉल या कहीं पे मतलब स्टक हो किसी और प्रोसेस के अंदर, तो ऐसा ना हो कि वो फाइल यहाँ पे भी स्टक रही, यानी इस फंक्शन के अंदर स्टक रहे, क्योंकि इसने फ्लैग सेट किया हुआ था कि मैं फाइल ओपन कर रहा हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम को बताया हुआ था ना कि मैंने फाइल ओपन की हुई है। तो जब वो दोबारा से वो फंक्शन यहाँ क्रैश करेगा तो वो यील्ड से अगले वाली स्टेट को कॉल कर देगा। ठीक है ना, जब अगले वाली स्टेट पे जाएगा आप दोबारा से उसको फाइल को क्लोज कर सकते हैं, तो वो क्लोज का मेथड कॉल हो जाएगा, यानी कि इसका पैरामीटर डिफॉल्ट सेट हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम का, जी हाँ फाइल क्लोज हो चुकी है। मतलब ये सेफ्टी के लिए ना, सेफ्टी होगी ना, फाइल ओपन है, इनकेस हमारा प्रोग्राम क्रैश भी होता है तो ये नहीं है कि आप कहीं पे स्टक है, वो फ्लैग वैसे का वैसा पड़ा है, आपका सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाएगी ना। फिर दूसरी चीज डेटाबेसेस के हवाले से, जब हम यानी कि एपीआई की बात कर लेते हैं दूसरी सिनेरियो में कि यहाँ पे आप डेटाबेस कनेक्ट किया हुआ हो, तो आपने कनेक्शन ओपन किया हुआ है डेटाबेस का, आपको पता है इस पे लोड बहुत ज्यादा पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डाउन हो जाता है, वेबसाइट डाउन हो जाते हैं जब डेटाबेस के ऊपर बहुत ज्यादा कनेक्शन आते हैं, लोड आते हैं। तो उसको हमने सेफली यूज करना होता है कि जब एक यूजर ने यूज कर लिया है, मतलब डेटा मंगवा लिया है, तो वो कनेक्शन क्लोज हो जाए। ठीक है, उसके लिए या तो हम सेशन यूज करते हैं या दूसरा तरीका हम जनरेटर या ये यील्ड वाला मेथड यूज कर सकते हैं कि पहली दफा वो कनेक्शन बनाता है डेटाबेस के साथ, उसको यील्ड कर देता है, फिर इसी तरह से जब हमारा प्रोग्राम बंद हो जाए या फॉर इंस्टेंस हमने ब्राउजर बंद कर दिया, तो वो जो हमारा सर्वर होगा बैकएंड के ऊपर जहाँ पे हमने यील्ड यूज किया होगा, ये फंक्शन दोबारा से कॉल होगा, यानी कि आगे से प्रोसेस होगा, क्योंकि ये हाल्ट की हालत में होगा ना। जब ये रुकेगा बंद होगा तो जो भी हाल्ट की हुई चीजें वो सारी एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, तो उस सूरत में हम उस कनेक्शन को क्लोज कर सकते हैं सेफली, लाइक इस तरह के कुछ सिनेरियोज बना सकते हैं। तो ये तो जस्ट रैंडम थे जो हम मोस्ट कॉमनली यूज कर रहे होते हैं, और इस पे डिस्कशन भी लोग मतलब डेवलपर्स हम कॉमनली करते हैं। बाय द वे जनरेटर उसी तरह से है, ये इटरेबल ही होते हैं, आइटरेटर्स होते हैं, जिस तरह अरे आपकी आइटरेटर ही होती है, आइटरेट कर रहे होते हैं, उसमें भी आप देखें ना लूप चला सकते हैं किसी तरह से, फॉर लूप या दूसरी लूप्स। ठीक है सर, ओके, तो मेरे ख्याल से एंड करते हैं, क्या ख्याल है आप लोगों का? सर जैसे आप हम एरो फंक्शन भी यूज कर हाँ, इसमें एरो फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो उसका सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। वही वाली बात आई थी कि शायद मैंने शुरू में स्कोप की बात की थी, तो ये थोड़ा सा एरो फंक्शन और नेम फंक्शन में ना ये स्कोप का थोड़ा सा फर्क आ जाता है, इम्प्लीमेंटेशन का फर्क आ जाता है। यार चीजें वही हैं, ये जो बना रहे हैं एरो बना रहे हैं कुछ बना रहे हैं,
जब उनको कोई मसला आता है बजाय इसको उसी को फिक्स करें, वो एक नई चीज याद कर देते हैं, नया फंक्शन बना देते हैं। तो ये बस इसी तरह से एक्सपेंड होती है लैंग्वेज। ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो या इससे प्रोग्राम सेट के अब कोई क्लास के हवाले से या किसी और भी क्वेश्चन काफी आ रहे थे ग्रुप में, तो कुछ चीज हो तो जरा जल्दी से पूछ लें, फिर एंड कर देते। सर नेक्स्ट क्वार्टर की क्लासेस कब स्टार्ट होंगी? यार सर ने तो वैसे यही कहा कि थोड़ा सा सब्र कर लो यार, थोड़ा सा सब्र। तो सब्र आ जाएंगे आपको नोटिफिकेशन। वैसे क्लासेस के स्केड्यूल आ गए, हमें तो थोड़े स्केड्यूल बता दिए हैं कि नेक्स्ट क्लासेस किस टाइम पे क्या होना है। बाकी आप लोगों को नोटिफिकेशन भी आ रहे होंगे, ईमेल्स भी आ जाएंगी। फी का जो सेक्शन आप लोगों को अभी लॉक्ड शो हो रहा होगा, ठीक है, तो वो भी ओपन हो जाएगा। और इसके अलावा बाकी की चीजें भी, जैसे आप लोगों को पता है यार, हम क्लास में बोलते हैं। जी जी बोलिए। सर ये रिएक्ट जो है वो सीखने के लिए अगर कोई रिकमेंड कर दें ट्यूटोरियल यूट्यूब पर या किसी जगह पर तो प्लीज। जी हाँ, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था। ओके, मैं क्या बोल रहा था कि अभी हमारा जो लाइक स्टाफ है ना, जो सारा कराची के अंदर सारी मैनेजमेंट है, वो बिजी है उसमें गवर्नर सिंध वाले प्रोग्राम में, ठीक है ना। तो रिसोर्सेज बहुत कम है, टीचर्स भी रिक्वायर्ड हैं, और वो सारी चीज़ें जो भी है मैनेजमेंट, सारी बात है, लोड आ रहा है ना, एक लोड पड़ गया। और बाहर से भी डिमांड आ रही है, बाहर के मुल्कों में भी आपको पता ही, वो रिसोर्सेज कम पड़ रहे हैं, वो कई चीज़ें नई चीज़ें आती जा रही हैं, सारी बात सीखने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। इवन मैं भी खुद ही देखें जॉब कर रहा था, तो मेरे पास भी एक मिनट नहीं निकलता था कि मैं कोई नई चीज़ पढ़ लूँ, कोई नई चीज़ सीख लूँ, ठीक है। तो इसलिए अब हमारे पास जारी बात एक मौका है, और ख़ासकर वो लोग जो टोटली बिगिनर हैं उनके लिए बहुत बड़ा मौका है, वो आसानी से सीख सकते हैं ये चीज़ें। अदरवाइज बाकियों के लिए वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। जैसे अभी वो जिन लोगों ने C++ पे काम किया हुआ है, तो वो क्या देख के कह रहे होंगे यार क्या फजूल चीज़ है ये टाइपस्क्रिप्ट, है ना। कंसेप्ट इधर मुधर हो रहे हैं, कोई पल्ले नहीं पड़ रहा है कि मतलब उधर कुछ और पढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ और चीज़ होती है, तो मुश्किल होती है, है ना। तो ये यार बिल्कुल ये समझ सकते हैं, वो लोग समझ रहे हैं, जो कोई वाली बात ना, ये जो पॉइंट कैमरा गेट कर रहे होंगे, जो समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है। लेकिन जो बिगिनर्स हैं ना, वो उनको लगता है कि यार पता नहीं ये कितनी बड़ी चीज़ है, लेकिन उनके लिए सीधी सी बात है, उनके लिए बहुत आसान है, ठीक है। वो मुश्किल आती है, लेकिन उसको समझना, उसको यूटिलाइज करना आसान है बिगिनर के लिए, क्योंकि वो नई चीज़ सीख रहे हैं, नई चीज़ में एक्साइटमेंट भी होती है। लेकिन जो हम चीज़ पहले से पढ़ रहे हो और उसको हम बाद में कंफ्यूज कर लें, मतलब दूसरी चीज़ करके, तो वो कंफ्यूजन होती है, टेंशन होती है, वो एक्साइटमेंट नहीं आती है उसमें। मेरा पॉइंट समझ रहे होंगे आप, ठीक है ना। सो जो बिगिनर्स हैं उनके लिए अच्छा मौका है, तो वो चीज़ों को सीखें, ठीक है, आगे मूव हो, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। अब आता हूँ मैं रिएक्ट के ऊपर और नेक्स्ट स्टेप्स के ऊपर। आगे हमारा क्या होगा, नेक्स्ट क्वार्टर्स के अंदर क्या होगा। अब हमें एक्चुअली अभी डिसाइड नहीं हुआ कि कौन सा टीचर कहाँ पे असाइन किया गया, ठीक है। वैसे स्लॉट्स तो असाइन हो गए, टाइम तो आ गए हैं, इसका वो देख भी लिए होंगे, बल्कि नोटिफिकेशन आपको ग्रुप में आ गया होगा। बाकी वो जी नोटिफिकेशन आ गया सर, टाइमिंग्स का। बिल्कुल, तो उसी के हिसाब से सारी बात चीज़ें चलेंगी। तो अभी टीचर का भी कोई नहीं डिसाइड हुआ है, तो वो भी देखेंगे इंशाल्लाह। बाकी है कि यार नेक्स्ट जी ऐसा है, इसके पीछे ना बहुत लंबी वैसे डिबेट है, हो सकता है इंशाल्लाह अगर हम क्लास में मिलें तो इस पे बात करेंगे। मैं यहाँ पे जस्ट थोड़ी सी चीज़ बता देता हूँ कि एक वर्सल नाम की कंपनी है, ये मैदान में आई, वर्सल नाम की कंपनी मैदान में आके इन्होंने ये नेक्स्ट.js को खरीद लिया। नेक्स्ट.js सिंपल सी थी, एक फ्रेमवर्क है, ये देखें, द रिएक्ट फ्रेमवर्क फॉर वेब। फ्रेमवर्क क्या चीज़ है, ये हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर दे देता है, एक टेम्पलेट दे देता है, बनी बनाई चीज़ें दे देता है, ताकि हम जब प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जाए ना, शुरू करने जाए, बजाय इसके देखें ना आपको एक टाइपस्क्रिप्ट को इनिशियलाइज करना कितना मुसीबत बनी हुई थी ना, कितनी प्रॉब्लम थी।
नोड इंस्टॉल करें, ये करें, ये करें, इस तरह के प्रॉब्लम। तो जब हम कोडिंग में भी आते हैं, आप रिएक्ट को इनिशियलाइज करेंगे, प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करेंगे, राउट्स बनाएंगे, लाइब्रेरीज इंस्टॉल करेंगे, तो वो एक प्रॉब्लम आती है। तो उसका सोल्यूशन उन्होंने निकाला, एक फ्रेमवर्क बना दिया। ठीक है, अच्छा, ये वर्सल ने खरीद लिया। वर्सल क्या है? क्लाउड सर्विस है, ये अपनी खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने बनाया हुआ है। मतलब हम अपनी वेबसाइट्स इनके ऊपर डाल सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, तो हमारी कॉमन आर्म ट्रैक्ट वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने एक मैं एग्जांपल भी बता देता हूँ। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे ये जस्ट एक टेस्टिंग के लिए मैंने ब्लॉग बनाया हुआ था। तो ये वर्सल के ऊपर ये देखें ओपन है, और ये सब डोमेन के ऊपर है, risinguma.versal.है। जस्ट फॉर इंस्टेंस टेस्टिंग के लिए था नेक्स्ट.जेएस के अंदर। तो सिंपली ये इस तरह से होस्ट कर सकते हैं इसके ऊपर ना। अच्छा, अब ये सारे नेक्स्ट.जेएस फ्रेमवर्क के अंदर बने होते हैं। जी जी सर ये फ्री है ना होस्टिंग इस पे versal.app पे? चले ये भी देख लेते हैं। ले भाई, $0 लिखा हुआ है। नॉर्मली आप स्टार्ट करना चाहे तो आप फ्री में स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप पैसे कमाना शुरू हो जाओ, फिर उसके अंदर आप $20 पर मंथ पे कर सकते हो, या आप इसको बड़े स्केल पे लेना चाहते हो तो आप इंटरप्राइज कर सकते हो। अच्छा, जी ये म्यूट कर लीजिएगा। अच्छा, बैक टू द पॉइंट। हम नेक्स्ट ये सीखेंगे नेक्स्ट रिएक्ट के हवाले से मैंने ये पूछना था कि हमारा सेकंड क्वार्टर में ज्यादा मेन काम तो नेक्स्ट जेएस के ऊपर ही होने वाला है। पर उससे पहले ये जो नेक्स्ट जेएस है, ये तो ये भी पता है कि फ्रेमवर्क है बेस्ड अपॉन रिएक्ट। तो इसके लिए हमें रिएक्ट किस हद तक मास्टर करनी है कि हम लोग ज्यादा प्रॉपर इस पे काम कर लें? मतलब कितनी रिएक्ट किस हद तक जरूरी है? बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा हूँ। ओके, मैं उसी पे आ रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना आप next.js पे जाएंगे तो यहाँ पे लर्न next.js का बटन है, इस पे जाएं तो ये इन्होंने ना लर्निंग का, अच्छा ये नया इनका फीचर आया लर्निंग का ना, पूरा इन्होंने पोर्टल बना दिया अपने लर्निंग का, जिसमें आप सीख सकते हैं कौन कौन से टूल। देखें यहाँ पे कंसेप्ट कितने 17 कंसेप्ट हैं, लाइक 16 का लें या नेक्स्ट स्टेप्स उन्होंने वैसे ऐड किया, तो 16 स्टेप्स हैं, यानी कि जो मेन हमने करने। ठीक है, इंट्रोडक्शन है, यानी कि उसका हमें कंसेप्ट समझना होगा। गेटिंग स्टार्टेड में हमें ऐप किसे इनिशियलाइज करनी है, स्टाइलें मतलब वो CSS कैसे ऐड करनी है, स्टाइल शीट वगैरह, बाकी और भी चीज़ें, फ़ॉन्ट्स, इमेजेस, मतलब ये सारी चीज़ें, फैचिंग डेटा। हम इसमें ना एक और चीज़ भी बता दूं, इसमें बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों चीज़ें कवर करे होंगे, यानी कि फुल स्टैक के तौर पे। तो इसलिए ये बहुत अच्छी चीज़ आपको मिलेगी, बजाय इसके कि आप सिर्फ फ्रंट एंड के रहें या बैक एंड के रहें। अच्छा, अब जैसे मैंने इसको स्टार्ट किया है तो नीचे एक सेकंड लिंक दे रहा है, लर्न रिएक्ट फाउंडेशंस। ये प्री रिक्विजिट है। ठीक है, रिएक्ट फाउंडेशन प्री रिक्विजिट है। ओके ओके, स्टार लर्निंग पे जाता हूँ मैं। यहाँ पे एक ना स्टेटमेंट देखी थी, वैसे आप इसको खुद से भी एक्सप्लोर कीजिएगा, लेकिन यहाँ पे इन्होंने देखे प्री रिक्विजिट नॉलेज। दिस कोर्स अज्यूम यू हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिएक्ट एंड जावास्क्रिप्ट। देखिए जावास्क्रिप्ट भी उसने इंक्लूड कर दी, तो जावास्क्रिप्ट मींस आपको टाइपस्क्रिप्ट या इस तरह की चीज आनी चाहिए। इफ यू आर न्यू टू रिएक्ट, वी रिकमेंड गोइंग थ्रू आवर रिएक्ट फाउंडेशंस। वही वाली चीज, वो रिएक्ट फाउंडेशन का इन्होंने कोर्स अलग कर दिया। फर्स्ट, टू लर्न द फंडामेंटल्स ऑफ रिएक्ट such as components, props, states, hooks, and newer features like server components and suspense. तो ये आपकी प्री रिक्विजिट होंगी। तो बजाय इसके आप नेक्स्ट क्लास में आए तो कोशिश करें ये ज़्यादा से ज़्यादा इसको समझें। ठीक है, रिएक्ट फाउंडेशंस है, सिंपल फाउंडेशन है, कोई एडवांस लेवल पे नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है। तो आपने क्या करना है, इसी में नेक्स्ट.जेएस पे जाना है, मैं फिर फ्लो बता देता हूँ। लर्न नेक्स्ट.जेएस पे जाएंगे, ये लास्ट के ऊपर उसने दिया हुआ रिएक्ट फाउंडेशन, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपका ये वाला आ जाएगा। बाय द वे मैं लिंक भी शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, और उसमें जाके आप ये रिएक्ट फाउंडेशन को क्लियर करें। यहाँ पे देखें, इसको सारे को पढ़ना है आपने, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद जैसे ये देखिए चैप्टर 1 के अंदर जो चीज़ें हैं, इसमें क्या कौन से कंसेप्ट, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ वेब एप्लीकेशन। फिर उसने कहा कि व्हाट इज रिएक्ट। देखना बहुत अच्छा हो गया यार, इनकी जो पुरानी थी ना, आप देखें इसकी लेगेसी वर्जन जो रिएक्ट की है ना, ये इससे बहुत बेहतर है। मैं सीरियस कह रहा हूँ, आप सर्च करें इसकी लेगेसी वर्जन, देखें ना रिएक्ट की पुरानी, तो इवन वो हमारे लिए बहुत मुश्किल थी, क्योंकि वो ना कोई इमेजेस की रिप्रेजेंटेशन है, ना कोई प्रैक्टिस के लिए कोई प्लेटफॉर्म है। अब यहाँ पे ये देखें, आपको रिप्रेजेंटेशन दी हुई है कि लोगो कैसे आता है, नैब बार क्या होता है, पोस्ट क्या होती है, साइड बार कहाँ पे आता है,
देखो ना, ये बच्चों के लिए जैसे समझा रहे हैं कि कौन सी चीज कहाँ पे आएगी। जी सर, पहले इसमें सर्वर क्या होता है? पहले इसमें क्लास बेस्ड काम होता था, कंपोनेंट बेस्ड करते हैं हम लोग जी। अब ये फंक्शनल हो गया है, तो खैर वो एक अलग से चीज़ है, ज़रूरी नहीं है कि वो आप कवर करें। आप जस्ट इसके फंक्शनल जो इन्होंने किया हुआ है वो उसको फॉलो करें, ठीक है। वो एक डोम का कंसेप्ट भी आ रहा था पिछली क्लास में, किसी ने बोला था कि ये डोम क्या चीज़ है, ये डोम के हवाले से, तो ये डोम भी यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसकी सारी एक्सप्लेनेशन उसने दी हुई है, तो इसको अच्छे से स्टडी करें। अगर कोई टर्म ऐसी है कुछ जो नहीं है आपके लिए, तो उसको आपको पता ही है कहाँ पे जाके सर्च करना है। फिर साथ साथ ये क्विज आ रहे हैं छोटे छोटे, ठीक है, समझने के लिए। चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया, चैप्टर 3 पे चलेंगे, और यहाँ पे ये प्रोग्रेस भी शो करवा रहा है। तो टोटल 10 चैप्टर्स हैं, ठीक है। इनको अच्छे से क्लियर करें, बार बार प्रैक्टिस करें। और दूसरा तरीका, दूसरी चीज़ जो है, ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो इसको ऐसे ना समझिए कि हमने ये लाइफ टाइम ये चीज़ यूज़ करनी है। जस्ट ये कंसेप्ट समझने के लिए ये चीज़ें, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये चीज़ें जस्ट कंसेप्ट समझने के लिए हैं, ठीक है। बाद में हम इनको यूटिलाइज करेंगे नेक्स्ट जीएस के अंदर, मतलब इसको और शॉर्टकट तरीकों से, मतलब और आसान तरीकों से हम यूटिलाइज कर रहे होंगे। हमें बहुत सारी चीज़ें बनी बनाई मिल रही होंगी, हम उनको बस यूटिलाइज कर रहे होंगे और दिनों के अंदर एप्लीकेशन बना के डिलीवर कर रहे होंगे, ठीक है। मैं ये लिंक आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। और इसके अलावा कोई और क्वेश्चन या कोई और चीज़ है तो होपफुली प्लीज जल्दी से। कोई क्वेश्चन नहीं है? सर हैंड रेज किया हुआ है हमने। ओके ओके, एक मिनट दें, फिर मैं जरा अपनी स्क्रीन स्टॉप करता हूँ और फिर क्विज पे आते हैं। ओह माय गॉड, अच्छा इरम जी हाँ, आप बोलें प्लीज। नहीं सर, मैंने क्वेश्चन पूछ लिया था अभी, मेरा आपने क्लियर कर दिया आंसर। ओके थैंक यू। मोहम्मद जाहिद। सर मेरे ख्याल गलती से बटन प्रेस होगी। क्या चीज? मेरे ख्याल से गलती से बटन प्रेस हो गई। अच्छा, गलती से प्रेस हो गई, चले सही है, ये भी ठीक है। बाकी यार किसी और का कुछ भी है पूछें, लाजमी पूछें यार। और नेक्स्ट क्लास के हवाले से देखें, फिर आप जो पर्सनली मैसेज करते हैं ना, थोड़ा सा हमें टाइम मैनेज करना होता है, तो अभी से अगर कोई इश्यूज है तो वो आप पूछ लें। सर नेक्स्ट क्वार्टर में ये नेक्स्ट जीएस का बैकएंड भी कवर होगा? यार ईच एंड एवरीथिंग हम कवर करेंगे, नेक्स्ट जीएस को टोटली पढ़ेंगे, हम समझेंगे ये चीज कैसे काम करती है। यार 10 हो गए, छुट्टी दे दे। ओके ठीक है, आप छुट्टी करें यार, ठीक है छुट्टी करें। सर नेक्स्ट क्वार्टर की ना टाइमिंग क्या होगी? सेम टाइम होगा, वो वही वाली बात मैंने पहले बोली, ग्रुप के अंदर नोटिफिकेशन हो चुका है, नोटिफिकेशन आ गया है। बाकी मजीद आपको ईमेल वगैरह भी आ जाएगी और ग्रुप में भी मिल जाएगी सारी चीजें। सर नेक्स्ट जीएस का जनरेटिव एआई से क्या ताल्लुक है? यार आप खुद देखो, चैट जीपीटी का इंटरफेस नेक्स्ट जीएस के अंदर बना हुआ है, तो आपको जैसे शुरू में एक चीज बताई गई थी कि हम 2 चीजें कवर कर रहे होंगे, हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी कवर कर रहे होंगे और हमारी पिछली चीजें भी, ताकि इन केस ये चीजें लाइक एक और साइड पे चली जाती हैं, इसमें जैसे नुकसान होता है या फॉल बैक आता है, तो हमारे पास ये फॉल बैक में चीजें मौजूद हों। हम नेक्स्ट जीएस के अंदर आप देखें वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, अच्छे ब्लॉग्स बना सकते हैं, और इवन के ये आपके वर्डप्रेस से कई गुना बेटर है, ठीक है। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट में कवर करेंगे हर चीज, ठीक है। ओके सर। तो मेरे ख्याल से एंड करते हैं। सर हम ये डेटाबेस भी साथ करेंगे, डेटाबेस यार डेटाबेस थोड़ा बहुत टच करेंगे, लेकिन ये 3rd क्वार्टर में इंशाल्लाह होगा। डेटाबेसेस और जो मोस्ट ज्यादा एडवांस चीजें होंगी ना, तो वहाँ पे कवर। बेसिकली यहाँ पे हम सिर्फ उन चीज़ों पे अभी फोकस करें ताकि आप जल्द से जल्द अर्निंग स्टार्ट कर सकें, ठीक है। साथ साथ हम पढ़ रहे हों और साथ साथ अर्निंग भी स्टार्ट हो जाए। मोस्टली बेसिक हमारा ये फ्रंट एंड या यही चीज़ें होती हैं, हमने क्लाइंट्स को यही डिलीवर करना होता है। बूटस्ट्रैप और टेलविंड दोनों में क्या? जी हाँ, बूटस्ट्रैप
एक तरह की चीज़ें ही हैं, लेकिन थोड़ा-सा फ़र्क है कि वो बूटस्ट्रैप यूटिलिटी फर्स्ट है, तो इसको भी वहाँ पे डिस्कस किया जाएगा डिटेल में। अब यहाँ पे ये सिंपल समझ लें कि वो स्टाइलिंग के लिए है ना, तो टेलमेंट के अंदर आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे। बूटस्ट्रैप के अंदर कुछ लिमिटेशन है। सर मतलब टेलमेंट ने बूटस्ट्रैप को ओवरकम कर दिया। हाँ, कुछ कह सकते हैं, कुछ कह सकते हैं। सर मेन तो वैसे सीएसएस ही है ना, उसी से जी ये हाँ, बनी है CSS है। लाइब्रेरीज। बिल्कुल सीएसएस है, ये सीएसएस के फ्रेमवर्क्स हैं। ओके, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों ने हमें पूरे 3 माह बर्दाश्त किया है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। नेक्स्ट इंशाल्लाह देखेंगे, आप लोगों के रिजल्ट्स भी आ जाएंगे और सबको मतलब फीस स्लिप भी ओपन हो जाएंगी, तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर। तब तक आप कोशिश करें, ये जो अब मैंने रिसोर्सेज शेयर किए हैं इनको स्टडी करें, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते रहें, ठीक है। जी शाहिर कामरान। यार पासिंग परसेंटेज परसेंटाइल बेसिस के ऊपर है, यानी कि ये जिन्होंने कुछ ना कुछ किया है ना, टेस्ट दिया है या कोई ना कोई असाइनमेंट सबमिट की है, तो वो समझ लें पास ही कंसीडर किए जाएंगे। और इससे बढ़कर क्या होगा, चाहे आपका एक नंबर ही आए तो आपको पास कर दिया जाएगा। नेक्स्ट में हम लैंग्वेज एज अ टाइपस्क्रिप्ट यूज करेंगे या जावास्क्रिप्ट? मेरे ख्याल से वहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट एज अ डिफॉल्ट लैंग्वेज अभी यूज होती है। यार ये रिएक्ट के अंदर आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखोगे, ये उसकी बाय डिफॉल्ट आती है रिएक्ट के अंदर। सर नोड के प्रोजेक्ट्स हम कब तक सबमिट करवा सकते हैं? वैसे तो अभी टाइम ओवर हो चुका है, लेकिन इन केस अगर आप उसका कोई क्रेडिट लेना चाहें या अपना रिव्यू करवाना चाहें तो आप मिस वानिया को भी डायरेक्टली सबमिट कर सकते हैं, या आप जस्ट लिंक शेयर कर दें तो हम उसको देख लेंगे, एवेलुएट कर लेंगे। सर उसके मार्क्स हैं? देखिए मैंने वही बोला कि पहले क्वार्टर के अंदर वो एवेलुएट तो हो चुकी हैं ऑलरेडी चीज़ें, यानी कि हमने पहला क्वार्टर जो है ना वो आपका क्लोज हो चुका है, तो जिन लोगों ने जो जो सबमिट किया था वो उनके मार्क्स वगैरह या जो चीज़ें हैं वो एड अप हो चुकी हैं। बाकी क्विज तो सबने दिया हुआ है ना, तो जिन्होंने क्विज कम से कम दिया हुआ है तो वो समझ लें सारे पास ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वार्टर में वो आ सकते हैं। ओके सर। ओके सानिया नवाज। सर आप कोई असाइनमेंट्स हमें कोई प्रैक्टिस के लिए कोई ऐसे लिंक्स या प्रोवाइड करें जहाँ से प्रैक्टिस करें हम और अपने स्किल्स को ज़्यादा बेटर कर सकें। ओके श्योर, मैं वैसे अभी रिएक्ट जेएस शेयर कर रहा हूँ, इसमें आपको टाइपस्क्रिप्ट की इम्प्लीमेंटेशन भी पूरी मिलेगी और बाकी चीज़ों की भी, ठीक है। तो इसी पे फोकस रखें, यही अब हमारी चीज़ होगी ना, ये तो हमने बेसिक्स था ना पहला क्वार्टर, अभी बेसिक हो गया, अब हम एडवांस यानी कि इसको समझेंगे। अब आपको अगर कोई चीज़ मिस हो रही थी या कंफ्यूजन हो रही थी तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू सर। ओके देन, फिर अल्लाह हाफिज। और हसन अमर जी जी बोले सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, अगर किसी के बहुत ज्यादा कम मार्क्स आए और वो रिपीट करना चाहता है ये क्वार्टर, तो ये ऑप्शन है या नेक्स्ट क्वार्टर में ही जाना? ऑप्शन तो है, लेकिन मैं क्या कहूँ इसको, ये थोड़ी सी यानी कि टाइम का वेस्ट ही होगा ना, इससे बेहतर है आप नेक्स्ट क्वार्टर में आए, ठीक है। वहाँ पे इसको जब आप एडवांस लेवल पे सीख रहे होंगे साथ साथ इस पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करते जाइएगा, बेहतर रहेगा आपके लोगों के लिए, मेरा ये ख्याल है। बाकी आप देख लें आपको जो बेहतर लगता है, बाकी बेहतर यह है कि नेक्स्ट क्वार्टर में आए, वहाँ पे जाके आपको ज़ाहिर प्रैक्टिकल वर्ल्ड होगा ना, प्रैक्टिकली हम कुछ ना कुछ बना रहे होंगे। सर ये मार्क्स मैटर करते हैं या हमारी स्किल्स मैटर करती हैं? स्किल्स मैटर करती है ना ऑब्वियसली, मार्क्स का क्या है वो तो किसकी मिसाल दो, किसी से पैसे दो और आपको डिग्री मिल जाती है। जी जी सर वैसे देखा जाए तो फर्स्ट क्वार्टर की निस्बत सेकंड में हमारी टाइपस्क्रिप्ट ज़्यादा यूज होगी। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें कोई शक ना नहीं। हमने फर्स्ट में सीखा है उससे 10 टाइम्स हम सेकंड में सीखेंगे टाइपस्क्रिप्ट के अबाउट। ऑब्वियसली यही चीज़ है। चलिए सही है सर। ओके अल्लाह हाफिज, हैव अ गुड टाइम, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी खुराक का भी ख्याल रखिएगा।